जो बिजनेस आइडिया है वो आपकी खुद की परेशानी से आता है। बिल्डर्स आते थे, फ्रॉड बहुत होते थे, कस्टमर्स का बहुत पैसा अटका है। दूसरा मर जाए हमें हमारा फायदा मिलता रहे। 25,000 का घर है और आप 25,000 रुपए ब्रोकरेज दे रहे हो तो बड़ा महंगा है। तो हमारा क्वेश्चन बस ये था कि बिना ब्रोकरेज क्यों नहीं कर सकते। तो हमारे पास वो सारा डेटा है कि किस प्राइस पे प्रॉपर्टी क्लोज हो रही है। वो डेटा इंडिया में किसी के पास भी नहीं है। ब्रोकर नए नए तरीके निकालता है घुसने के। तो हालांकि मैं आई कांट टेल यू, आपको बहुत सारे बैकलैशेस हुए होंगे। ऑफिस के बाहर 60-70 लोग पीटने आए हमको। कभी सोचा भी नहीं कैसा हो सकता है। और हम लोग मतलब मग्गू लोग कि अपना एग्जाम लिखा है, पढ़ाई करी है, हमें कुछ पता नहीं है। तो फिर उन ब्रोकर्स ने हमारे एम्प्लॉयज को पीटा। वो लोग कंप्यूटर वगैरह तोड़ना चाहते थे। पुलिस को बुलाया हमने, पर पुलिस से कुछ खास मदद मिली नहीं। तो उन्होंने एक म्युनिसिपैलिटी को फोन कर दिया और उसने बोला अगर तुमने ऑफिस बंद नहीं किया तो मैं ताला लगा दूंगा ऑफिस में, क्योंकि तुम इसमें स्टार्टअप काम कर रहे हो, ये तो घर है। अब हमने कहा सामने वाले घर पे स्विगी है उसको तो कुछ नहीं कह रहे तो लेकिन अब हमने यही सोचा कि यार फाइट मारनी है। हमारे इन्वेस्टर्स ने भी कहा कि आप कुछ सही कर रहे होगे कि लोग नाराज हो रहे हैं। बहुत सारे लोगों से आपने फंडिंग उठाई टू स्केल दिस कंपनी। 90% लोगों ने हमें ना बोला। वर्ल्ड में किसी ने किया ही नहीं है नॉन ब्रोकरेज, ना यूएस में ना चाइना। और बहुत मुश्किल से हमें सैफ पार्टनर ने फंडिंग दी। हमने अब तक 2,500 करोड़ रुपए रेस करे हैं और हमारा वैल्यूएशन आज 8,500 करोड़ है। आपको लग रहा हो कि भाई नो ब्रोकर आई कंपनी, आइडिया ठीक हो गया, फंडिंग होगी, बड़ी हो गई। बिल्कुल नहीं हुआ ऐसा। तो हमने बहुत ही कंजूसी से सालों बिताए और आज भी मनी की इज्जत सबसे इंपॉर्टेंट है। आपने फिलीपींस में भी एक पायलट किया था, तो आपका आगे क्या है, इंटरनेशनल जाने का प्लान है? अभी कुछ लीगल टसल आपका हुआ था माईगेट के साथ ओवर डेटा कंसर्न्स एंड एवरीथिंग। एज अ फाउंडर आपके क्या टॉप 3 मिस्टेक्स थे? एक तो आपने रिसर्च बहुत धाकड़ करी है क्योंकि बहुत कम लोगों को पता है। टॉप 3 लर्निंग्स आपकी क्या रही है? जब आप स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको चाहिए बहुत हाई लेवल ऑफ पैशन और पागलपन, क्योंकि तब आप ज्यादा सोचोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। कौन कौन से रोल है जो आप हायर कर रहे हो? डेटा साइंस को इंजीनियर्स, फ्रंट एंड बैक एंड के रोल्स, डिजिटल मार्केटिंग, कॉन्टैक्ट सेंटर पर्सन, वो वाले रोल वर्क फ्रॉम होम भी अवेलेबल है और लीडरशिप रोल भी है ऑपरेशंस के अंदर। पोस्ट पेड प्लान आप चालू करने वाले हो प्रीमियम मार्केट्स में। जब वो रेंटल हो जाएगा देन यू विल चार्ज जस्ट लाइक अ ब्रोकर। दोस्तों, घर लेना या फ्लैट रेंट पे लेना इंडिया में ये सपना भी है और कभी कभी नाइटमेयर भी। ब्रोकर के चक्कर में फेक लिस्टिंग्स, कमीशंस और जीरो ट्रांसपेरेंसी हर मिडिल क्लास फैमिली स्पेन से गुजरी है। लेकिन 2014 में एक फाउंडर ने डिसाइड किया कि अब सिस्टम बदलेगा। एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना जहां ना ब्रोकर है ना कमीशन, सिर्फ ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी। और आज वो स्टार्टअप सिर्फ इंडिया का नहीं, दुनिया के पहला ब्रोकरेज फ्री प्रॉपटेक यूनिकॉर्न बन चुका है, नो ब्रोकर। इस रिवॉल्यूशन के पीछे है विजनरी फाउंडर अमित कुमार अग्रवाल, आईआईटी और आईएम ग्रेजुएट, जिन्होंने ब्रोकर के अगेंस्ट एक मूवमेंट स्टार्ट किया। उनका ऑफिस तोड़ दिया गया लेकिन मिशन नहीं। इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे कैसे इम्पॉसिबल आइडिया को उन्होंने रियलिटी बनाया, कैसे उन्होंने ट्रस्ट और टेक के साथ एक पूरा इंडस्ट्री ट्रांसफॉर्म कर दिया, और क्या माइंडसेट होना चाहिए एक फाउंडर का जब पूरा सिस्टम आपके अगेंस्ट हो। और हाँ दोस्तों, एक छोटी सी बात, 70% से ज्यादा लोग हमारा पॉडकास्ट देखते हैं, वो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं। अगर आपको फाउंडर्स और इंडस्ट्री लीडर्स के रियल इंसाइट्स चाहिए और उनके साथ एक्सक्लूसिव जॉब और रेफरल आप पाना चाहते हो, तो अभी सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए और ऐसे इंपैक्टफुल कॉन्वर्सेशंस ला सके। कमेंट में आप जरूर बताना किस तरह के पॉडकास्ट गेस्ट आप देखना चाहोगे, जो आप हमारे गेस्ट रिकमेंडेशन फॉर्म में अपडेट कर सकते हो। और जॉब्स भी डिस्क्रिप्शन में डाले गए हैं फॉर यू टू अप्लाई एंड गेट रेफर्ड डायरेक्टली टू द फाउंडर। आप हमारे और पॉडकास्ट भी देख सकते हो जहां हमने अलग अलग इंडस्ट्रीज के फाउंडर के साथ डीप डाइव किया है, उनके जॉब्स शेयर किए हैं, और आपको वो इंस्पायर करेगा अपना खुद का स्टार्टअप शुरू करने के लिए या उनके साथ काम करने के लिए। तो चलिए बिना किसी देरी के मिलते हैं एक विजनरी लीडर और प्रॉपटेक के गेम चेंजर अमित कुमार अग्रवाल जी से। वेलकम मिस्टर अमित कुमार अग्रवाल, आपका कंपनी की पॉडकास्ट चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज अपने बारे में थोड़ा हमारी जनता को बताइए, आपका जर्नी कैसा रहा है अभी तक का? मैं नो ब्रोकर का को फाउंडर और सीईओ हूँ। हमने 11 साल पहले नो ब्रोकर स्टार्ट करी थी। तब कुछ पता नहीं था कि नो ब्रोकर कंपनी कितनी बड़ी होगी। लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस थे कि नॉन ब्रोकरेज चल भी सकता है कि नहीं चल सकता है। अब 11 साल के बाद हम लोग इंडिया की नंबर 1 प्रॉपटेक कंपनी है। हमारा करीब 1,000 करोड़ का साल का रेवेन्यू है। हमारे करीब 3.5 करोड़ क्यूमुलेटिव कस्टमर्स हैं। हम 500 करोड़ न्यू कस्टमर ऐड करते हैं हर साल। करीब 6,000 हमारे एम्प्लॉयज़ हैं।
तब नो ब्रोकर एक डिसेंट साइज कंपनी बन गई है। डिसेंट साइज, आप तो पहले प्रॉपटेक कंपनी हो जो यूनिकॉर्न वैल्यूएशन पे गए, तो इट्स नॉट इवन डिसेंट साइज, इट्स वेरी गुड जो आपने क्रिएट किया है। तो मैं थोड़ा जानना चाहूँगा ये जर्नी कैसी रही, आपके पास ख्याल कैसे आया, थोड़ा अपने बारे में भी बताइए कि आपने स्टार्ट कैसे किया, क्योंकि आपका पेडिग्री भी अगर मैं देखूँ तो बहुत हाई है। तो मैं आईआईटी कानपुर और IIM अहमदाबाद से पढ़ा हुआ हूँ और फिर मैंने कंसल्टिंग जॉब करी, कॉर्पोरेट जॉब करी बहुत साल। उसके बाद मैं, अखिल और सौरभ, हम 3 दोस्त हैं। हम तीनों को लगा कि हम तीनों की लाइफ में ये प्रॉब्लम आती थी ब्रोकरेज वाली। ब्रोकरेज देना हम में से किसी को भी पसंद नहीं था और हम सोचते थे बहुत बार कि आज के इंटरनेट के वर्ल्ड में क्यों दे रहे हैं ब्रोकरेज, और इतना हाई ब्रोकरेज। अगर ऐसा हो कि आपको 1000-2000 रुपए देने समझ में आता है, पर अगर 25,000 का घर है और आप 25,000 रुपए ब्रोकरेज दे रहे हो तो बड़ा महंगा है। बड़ा महंगा है। तो हमारा क्वेश्चन बस ये था कि बिना ब्रोकरेज क्यों नहीं कर सकते। जैसे बोलते हैं बहुत बार कि जो बिजनेस आइडिया है वो आपकी खुद की परेशानी से आता है। तो हम लोग खुद बहुत परेशान हुए बहुत शहरों में ब्रोकरेज देकर और ब्रोकर से डील करके। तो आई थिंक आइडिया बेसिकली उन्हीं एक्सपीरियंसेस से आया। सो आप तब कहाँ, बैंगलोर में ही जॉब करते थे या? मैंने बॉम्बे में जॉब करी, बेंगलोर में जॉब करी, कलकत्ता के अंदर भी मैंने काम किया और कई बार जिन भी ब्रोकर से डील किया। फॉर एग्जाम्पल कलकत्ता में जो एक ब्रोकर था उसने पैसे ले लिए मुझसे, घर दिला दिया। अब मैंने उसको फर्नीचर के थोड़े एडवांस पैसे दिए, रेंटल फर्नीचर के, वो ले गायब हो गया। अब पहले वो मुझे फोन करता था, अब मैं उसे फोन कर रहा हूँ और वो उठा ही नहीं रहा फोन। तो मुझे लगा यार ये तो बड़ा गड़बड़ है, एक बार काम हो गया उसका तो फिर तो गायब हो गया वो। उसी तरह बेंगलोर के अंदर जब मैं आया तो मैंने देखा कि जो ब्रोकर है वो तुरंत बातों ही बातों में उसने पहचान लिया कि ये तो नया है इस शहर के लिए। फिर उसने मुझे सबसे घटिया फ्लैट दिखाए जो बिल्कुल मूव ही नहीं हो रहे थे, कोई ले ही नहीं रहा था उनको, और उसने कहा भाई साहब यही है, आपको लेना है तो लीजिए, यही है बेंगलोर के अंदर। बॉम्बे के अंदर ये बड़ा कॉमन है कि आप एक बार ब्रोकरेज दे दीजिए, वो घर से फिर आप में शिफ्ट हो गए, 1 साल बाद ब्रोकर फिर से आ जाता है, जबकि आप कंटिन्यू कर रहे हैं अपने ओनर के साथ ही। तब तो ब्रोकर का कुछ बनता नहीं है, वो फिर आ जाता है, मेंटेनेंस की तरह लेता रहता है, राइट? हाँ। तो ये फील हुआ कि यार इसका तो ये तो एक बार भी झांकने भी नहीं आया ये। देखिए कुछ ब्रोकर तो बहुत अच्छे हैं, तो वो बहुत ही समाज का भला करते हैं, कस्टमर का भला करते हैं, तो उन ब्रोकर का तो कोई बिजनेस ले सकता नहीं, मैं उनके बारे में तो बात नहीं कर रहा हूँ। वो तो एक्चुअली वैल्यू दे रहे हैं, लेकिन एक बड़ा तबका जो है ब्रोकर का, 70% जो ब्रोकर हैं वो बहुत ही क्विक मनी के लिए हैं। वो लोग नाम भी खराब करते हैं रियल एस्टेट इंडस्ट्री का, उनको लॉन्ग टर्म सोचना नहीं है। तो हमारा एक्सपीरियंस था कि भाई कोई तो सॉल्व करना चाहिए उसको ये प्रॉब्लम, तो वहां से आया। आपका ये आइडिया जब आप जॉब कर रहे थे तभी, राइट? हाँ, तो जॉब करते वक्त ही हुआ ये। तो लास्ट कंपनी कौन सा आप जब कर रहे थे तब ये आइडिया है? तो मैं हेड ऑफ स्ट्रेटजी था ANZ बैंक में, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड बैंक है, फॉरेन बैंक, तो उसके अंदर मैं हेड ऑफ स्ट्रेटजी था, इंडिया के CEO के साथ काम करता था मैं। तो फिर जब ये आइडिया आया तो फिर ये हुआ कि भाई अब करना है तो फुल टाइम ही करना है। तो उससे पहले भी जब मैं कंसल्टिंग में था तब मैंने एक स्टार्टअप स्टार्ट किया था ओमनीक्विटी करके अपने दोस्त के साथ। लेकिन वो फिर क्या हुआ कि मुझे एहसास हुआ कि अगर जॉब में बहुत प्रेशर है तो मैं नहीं कर पा रहा हूँ साथ में। तो इस बार मैंने सोचा कि इस बार जॉब छोड़ दूंगा, रिस्क लूंगा। तो मैं जॉब छोड़ दी, फिर 1 साल खाली बैठा घर पे और फाइट मारी। तो 2014 में आपने स्टार्ट किया नो ब्रोकर, राइट? हाँ जी। और उस समय तो ब्रोकर लेस ये रियल स्टेट तो अनहर्ड था। Correct. तो मतलब आपको बहुत सारे बैकलैशेस हुए होंगे, क्योंकि जैसे आपने देखा है मुंबई में भी टैक्सी वाले जब उबर आया, राइट? तो कैसा कोई इंसिडेंट रहा, आप कैसे इसको मैनेज किए स्टार्ट में? तो देखिए शुरुआत के अंदर क्या हुआ कि जब हमने नॉन ब्रोकर स्टार्ट किया तो हम लोग यही अपने जो एडवर्टीजमेंट है वो ये बनाते थे कि भाई बिना ब्रोकरेज आप ये काम करो और ब्रोकर आपसे बहुत पैसे ले रहा है, आप हमारे यहाँ फ्री में आप प्रॉपर्टी लिस्ट करो और फ्री में आप अपने ओनर से बात कर लो डायरेक्ट। तो इमेजिन करिए कि अब तक हर किसी साइट पर प्रॉपर्टी आती थी और प्रॉपर्टी भी क्लिक करो तो ब्रोकर का नंबर आता था, राइट? अब पहला इंडिया में एक साइट आया जहां पर प्रॉपर्टी ओनर ने पोस्ट करी है, उस पर क्लिक करो तो ओनर का फोन नंबर आ रहा है और आप सीधे उसे फोन कर सकते हो। तो बहुत ही ज्यादा रिवोल्यूशनरी हो गया। शुरुआत में हमको बहुत सारे ब्रोकर्स के धमकी भरे कॉल आते थे कि खबरदार जो तुमने ऐसा किया और ये तुम सही नहीं है। फिर हमें लीगल नोटिस भेजने शुरू करे ब्रोकर्स ने। तो हमें किसी मुंबई से अलग अलग जगह से लोकेशन से हमें ब्रोकर एसोसिएशंस के लीगल नोटिस आते थे, कोर्ट की धमकी आती थी। फिर एक दिन उसका और थर्ड लेवल उसका ये हो गया कि हम लोग ऑफिस के बाहर हमने देखा कि अचानक की भीड़ इकट्ठी हो गई है और ऑफिस के कहने के नाम पर, हम तो बहुत कंजूसी से चलाते थे, तो ऑफिस के कहने के नाम पर वो बेसिकली घर था। अच्छा। किचन विचन भी था उसके अंदर, उसी में हम लोग बैठ के हॉल में काम करते थे। तो देखा कि 60-70 लोग इकट्ठे हो गए बाहर और वो एकदम तैयार हैं बेसिकली क्या कहते हैं झगड़ा करने के लिए। फिर जैसे हमें एहसास हुआ कुछ देर के अंदर ही कि वो पीटने आया हमको। अब हम
कभी सोचा भी नहीं कैसा हो सकता है और हम लोग मतलब बस मग्गू लोग कि अपना एग्जाम लिखा है, पढ़ाई करी है, हमें कुछ पता नहीं है। ना हमारे पास किसी आईएएस का फोन नंबर सेव था, ना किसी पुलिस वाले का, ना किसी कमिश्नर का, कुछ नहीं, ना लॉयर का, हम जानते ही नहीं किसी को। तो फिर उन ब्रोकर्स ने बेसिकली बहुत शोर मचाया, हमारे एम्प्लॉयज को पीटा जो बाहर थे, फिर हम लोग भाग के अंदर आ गए। तो वो लोग कंप्यूटर वगैरह तोड़ना चाहते थे। थैंकफुली एक आयरन ग्रिल डोर था, तो उस ग्रिल डोर से वो अंदर नहीं आ पाए, लेकिन बहुत ज्यादा पैनिक हो गया, बहुत घबराहट हो गई। पुलिस को बुलाया हमने, पर पुलिस से कुछ खास मदद मिली नहीं। ये बैंगलोर में हुआ ना, बैंगलोर में हुआ और 2014 के टाइम पे। हाँ, तो ये काफी सरप्राइजिंग था क्योंकि बैंगलोर बहुत ही स्टार्टअप फ्रेंडली सिटी है। राइट। लेकिन आई थिंक जो ब्रोकर्स थे या उनके दोस्त जो लोग थे, उनके बहुत अच्छे कॉन्टैक्ट थे। तो उन्होंने क्या किया कि म्यूनसिपैलिटी को फोन कर दिया और म्यूनसिपैलिटी का एक आदमी आया। हमें इतनी प्रेजेंस ऑफ माइंड भी नहीं थी कि हम उससे पूछें कि भाई अपना आईडी कार्ड दिखाओ, सबूत दिखाओ। उसने बोला अगर तुमने ऑफिस बंद नहीं किया तो मैं ताला लगा दूंगा ऑफिस पे, क्योंकि तुम इसमें स्टार्टअप काम कर रहे हो, ये तो घर है। अब हमने कहा सामने वाले घर पे स्विगी है उसको तो कुछ नहीं कह रहे तो तो अब उसने धमकी दे दी, तो हम लोग भी घबरा गए एकदम। पहली बार हमारे साथ हुआ था, तो हमने एकदम से ऑफिस बंद कर दिया 2 घंटे के अंदर। और उसने कहा जो उठा सकते हो उठा के ले जाओ। तो क्या उठा सकते हैं, डेस्कटॉप तो उठा सकते नहीं है, तो जो लैपटॉप थे वो उठा लिया। उन्होंने बंद कर दिया खुद से? हमने फिर खुद से बंद किया। उन्होंने कहा खुद तुम कर लो वरना हम सील कर देंगे। तो हमने खुद से बंद कर दिया और हम जो सामान था उठा के चले आए। अब कहाँ जाना है पता ही नहीं है, और वेबसाइट भी बेसिकली डिसरप्ट हो गया क्योंकि कस्टमर्स कैसे रीच करेंगे, कॉल सेंटर बंद हो गया। तो लोग भी बहुत, एम्प्लॉयज बहुत पैनिक हो गए कि अब कंपनी चलेगी, रहेगी नहीं रहेगी, क्या होगा। लेकिन अब हमने यही सोचा कि यार फाइट मारनी है। ये प्रॉब्लम हमने सोची नहीं थी कि आएगी, अब आ गई है, लेकिन फाइट मारेंगे पूरी। घबराने से कुछ होगा नहीं, और ऑफिस स्पेस ढूंढते हैं, कुछ और करते हैं, लेकिन अब इसमें जान तो लास्ट तक लगाएंगे। तो फिर हमने कुछ टेम्पररी ऑफिस ढूंढा। ब्रोकर्स ने फिर भी हमारे ट्रक का पीछा किया पता लगने के लिए कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, जब ट्रक में सामान लोड किया। लेकिन उसके बाद हमें छोटे छोटे 2 ऑफिस मिले टेम्पररी, जो काफ़ी खस्ता हाल थे, उसके अंदर शिफ्ट हो गए हम लोग। लेकिन ये सोचा कि यार बंद नहीं करेंगे। फिर लोगों का ये क्वेश्चन था कि अगली बार फिर से अटैक हो गया तो क्या करोगे। तो हमने कहा अच्छा अब अपना नंबर, अपना एड्रेस फेक कर देते हैं। तो फिर हमने अपना एड्रेस, एक फेक एड्रेस डाल दिया गूगल पे, कि भाई को आराम से पहुंच ना पाए। आज तक वो फेक एड्रेस ही चल रहा है इतने लोग होने के बाद भी। लेकिन हमने ये सोचा यार कुछ भी हो जाए प्रॉब्लम, कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए, चाहे फिर से अटैक हो जाए, लेकिन अब बंद तो नहीं करेंगे, करेंगे तो पूरा ही। और हमारे इन्वेस्टर्स ने भी कहा कि आप कुछ सही कर रहे होगे कि लोग नाराज हो रहे हैं। राइट। अगर कस्टमर्स आप नो ब्रोकर पे शिफ्ट नहीं हो रहे होते तो ब्रोकर क्यों नाराज होता? तो फर्क नहीं पड़ता, फर्क ही नहीं पड़ता। तो यानी एक तरह का कॉम्प्लीमेंट तो है ही नहीं है कि भाई आप कुछ तो करो जिसकी वजह से हमें दिक्कत हो रही है। तो ऐसे हुआ तो प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट कब मिला? कितने महीनों रन करने के बाद आपको लगा कि यार ये चल रहा है, ये वर्क करेगा? एक मोमेंट तो कभी आया नहीं। आई थिंक हमने ना अपने दिमाग में मान लिया कि चलेगा ही, क्योंकि बार बार अपने आप को क्वेश्चन करने से कोई फायदा नहीं है। कोई फायदा नहीं है। तो हमने मान लिया कि चलेगा ही। क्यों? क्योंकि हम लोग भी जो एज अ कस्टमर तो चाहेंगे नॉन ब्रोकरेज। क्यों नहीं चलेगा? तो हमें लगा भाई क्यों नहीं चल रहेगा, शायद इसलिए नहीं चल रहा है अभी क्योंकि हमारे पैसे नहीं है, तो फंडिंग की कोशिश करते हैं। फंडिंग आ गई तो क्यों नहीं चल रहा, तो शायद अपने मार्केटिंग ठीक नहीं गई तो वो चेंज करते हैं। फिर भी नहीं चल रहा तो शायद थोड़ा समय लगेगा लोगों को जानने में, थोड़ा वेट करते हैं। तो यही क्वेश्चन का आंसर करते रहे, फिर एक दिन एहसास हुआ कि चल रहा है और बढ़िया चल रहा है। तो सबसे बड़ा पेन पॉइंट क्या था जब आपने स्टार्ट किया? जैसे आपने बोला कि ब्रोकरेज चार्जेस होते थे, बट कस्टमर की तरफ से क्या आने लग गया आपके पास? तो देखिए बड़ी अजीब बात है। आप सोचिए कि अगर आप कोई सर्विस ऐसी लॉन्च कर रहे हैं जिसमें कस्टमर का हजारों लाख रुपए बच रहा है, आपको तो लगेगा कि साहब मैं तो बहुत अच्छा आइडिया, अब कस्टमर भाग भाग के मेरे पास आएगा। कस्टमर्स ये डाउट करने लग गए कि कोई और इंटेंशन है क्या, यानी कि कोई हिडन चार्जेस हैं क्या। तो शुरुआत में तो हमें यही सारे फोन कॉल आते थे कि हिडन चार्जेस तो नहीं है। अच्छा सच में मैं बात कर लूँ ओनर से, आप बाद में पैसे तो नहीं लोगे? हमने कहा आप कर लो साहब, फ्री एकदम। आज भी हमारे पेड हैं प्लान्स, लेकिन आज भी हमारा मेजॉरिटी कस्टमर फ्री में यूज करता है नो ब्रोकर, एंड वी आर ओके विद दैट। केवल ऑप्शनल पेड प्लान्स हैं। तो शुरुआत में लोगों को थोड़ा टाइम लगा भरोसा होने में। इंडिया में क्योंकि मिडिल मैन हमेशा से प्रिलेवेंट रहा है, राइट? ब्रोकर तो गली में, शहर में, किसी भी जगह चले जाओ आपके हैं। तो ये नो मिडिल मैन का जो कंसेप्ट है, ये आपके खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस है, राइट? करेक्ट। तो आपने एक जॉब छोड़ा जो आप वेल टू डू जॉब कर रहे थे, तो उससे इतना बड़ा प्लंज क्यों लिया आपने उस टाइम पे? तो देखिए मुझे ये बात एहसास हुई कि बहुत साल मैंने जॉब कर ली है, और अगर मैं जॉब करता रहूँगा तो मैं केवल 100 रुपए की सैलरी को 110, 120, फिर वहां से 150, यही करता रहूंगा मैं। मुझे ये फील हुआ कि क्या बस यही करना है या लाइफ में कुछ रिस्क लेना चाहिए। तो मेरे भी आसपास के लोगों ने यही बोला, मेरे एक्स बॉस ने भी ये बोला कि भाई
रिस्क अब नहीं लोगे तो कब लोगे? अब दोनों तरीके देखने के। आप ये भी बोल सकते हैं कि जब मैंने स्टार्टअप किया तब मैं मिड-30s में था, तो आप 35 साल की उम्र में शायद नहीं करना चाहिए स्टार्टअप, क्योंकि ये स्टार्टअप तो यंग गेम है, 20-25 साल में करना चाहिए। लेकिन मेरा सवाल ये था कि अगर अभी भी नहीं करूंगा तो 45 में तो और मुश्किल हो जाएगा करना। हाँ, ये ज़रूर है कि आप पे पारिवारिक ज़िम्मेदारियाँ आ जाती हैं, आपका लोन आ जाता है। लेकिन मेरे ख़्याल से अगर आपकी बहुत इच्छा है कुछ करने की, तो आप कर डालिए, क्योंकि आप परफेक्ट समय ना कभी नहीं आएगा। कैलकुलेटेड रिस्क भी आपने लिया होगा कि यार मेरे पास इतनी सेविंग्स है, अभी एक वेल टू डू कर रहा हूँ, अब इसके आगे एक्सपोनेंशियल अगर कुछ चाहिए तो स्टार्टअप के थ्रू ही हो पाएगा। नहीं, ये बात तो आप एकदम ठीक बोल रहे हो कि कैलकुलेटेड रिस्क तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे एंटरप्रेन्योर को देख के ऐसा लगता है कि ये लोग गैम्बलर हैं, कि इनका कोई सेफ्टी नेट नहीं है और उन्होंने बस कूदे और जंप लगा दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। जनरली एंटरप्रेन्योर एक कैलकुलेटेड रिस्क टेकर होता है, गैम्बलर नहीं होता। बिकॉज गैम्बल कुछ बार काम करेगा, कुछ बार नहीं करेगा। तो मैं यही बोलूंगा आपके भी ऑडियंस को ही कि अगर किसी को स्टार्टअप करना है तो अपना पहले एक बेसिक हिसाब लगा लो कि अच्छा भाई मैं ये स्टार्टअप करना चाह रहा हूँ, इसमें इतना खर्चा होगा, मेरी इतनी जिम्मेदारियां हैं, अगले 1 साल 2 साल के लिए इतने पैसे चाहिए, वो पैसे का इंतजाम करके ना रख लो आप। और फिर रोज रोज दुख मत करो कि खत्म हो रहे हो पैसे, क्योंकि वो पैसे तो आपने इसी काम के लिए लिए हैं। लेकिन कम से कम आप प्रिपेयर्ड रहोगे तो फिर आप फाइट मार पाओगे। अगर बिना प्रिपरेशन आपने जंप कर लिया तो फिर हर 3 महीने 6 महीने में स्ट्रेस फील होगा। और वैसे भी जॉब के साथ थोड़ा आप हसल पहले करके देख सकते हो कि मतलब साइड में नाइट में काम किया, थोड़ा सा मून लाइटिंग कर ली अपने स्टार्टअप से रिलेटेड। नहीं, ये तो आप एकदम ठीक बोल रहे हो। हालांकि मुझे लगता है कि मैंने ये गलती करी कि मैंने जॉब एकदम ही छोड़ दी और फुल टाइम में घर बैठ गया, तो उससे फाइनेंशियल प्रेशर बहुत जल्दी इकट्ठा होना शुरू हो गया। और मेरे टाइम के अंदर आज से 10 साल पहले अगर आप एक स्टार्टअप कर रहे हो और फिर आपका स्टार्टअप नहीं चला तो उसको जॉब एक्सपीरियंस भी नहीं मानते थे इंटरव्यू में। वो फेलियर मानते थे कि आप नहीं कर पाए, अभी आप वापस आए हो। हाँ, तो वो मानते थे कि जीरो एक्सपीरियंस है। आज की तरह नहीं है। आज तो अगर आप स्टार्टअप करोगे नहीं भी चलेगा तो एक्सपीरियंस को इंपॉर्टेंट मानते हैं। मैं आपकी बात से पूरी तरह एग्री करता हूँ कि अगर किसी को भी अपना कुछ करना है तो उसको पहले साइड हसल करनी चाहिए, वीकेंड्स में लेट नाइट में फाइट मारनी चाहिए, वो थोड़ा आगे बढ़ जाए तब जॉब छोड़नी चाहिए। प्रॉपटेक के इंडस्ट्री में आप वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेयर हो, तो अब थोड़ा सा प्रॉपर्टी वाले इंडस्ट्री को थोड़ा समझाइए हमारे ऑडियंस के लिए कि मतलब कैसा होता है। तो देखिए, इंडिया के अंदर प्रॉपर्टी बहुत प्रिय है लोगों को। आज भी इंडिया में स्टॉक मार्केट या इक्विटी कल्चर थोड़ी बहुत तो है, पर अगर आदमी कुछ भी बड़े परचेजेस करता है तो ऐसा नहीं है कि वो 1 करोड़ के स्टॉक खरीदेगा। वो 1 करोड़ का घर खरीदने में ज़्यादा कंफर्टेबल है, राइट चाहे वो लोन पे ही ले रहा हो। राइट। तो इंडिया में रियल एस्टेट और गोल्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स लोग लेते हैं, और इमोशनल भी बेसिकली इन्वेस्टमेंट है। तो इसलिए रियल एस्टेट अपने अप्स एंड डाउन्स में चलता है, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग एसेट बनता है। उसका मतलब ये है कि अगर आप जनरली ऐसी जगह पे प्लॉट लेंगे जिसमें आगे ग्रोथ होने वाली है तो उसकी वैल्यू मल्टीप्लाई होती है। अगर आप अच्छे बिल्डर, भरोसेमंद बिल्डर का अंडर कंस्ट्रक्शन लेंगे तो उसमें एप्रिसिएशन आता है। अगर वो शहर या अगर वो मोहल्ला या वो इलाका में जॉब्स आती हैं तो वो जो आपने जो इन्वेस्टमेंट किया वो मल्टीप्लाई होता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। कमर्शियल ज़रूर एक ऐसा एरिया है जहाँ पर लोगों का ध्यान कम है, लेकिन मैं बोलूँगा कि 100 स्क्वायर फीट 200 स्क्वायर फीट की जो कमर्शियल जो छोटी दुकानें होती हैं उनको खरीदना, उनको रेंट पे देना भी बहुत फाइनेंशियली लुक्रेटिव है। यील्ड थोड़ा ज़्यादा होता है नॉर्मल उससे, राइट? तो उनका यील्ड काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि एक टिपिकल आपने अगर घर लिया रहने के लिए तो वो घर का दाम अगर 100 है तो साल का किराया 2 रुपये होगा। राइट। 2% रेंटल यील्ड होती है। 2%। लेकिन यही चीज़ अगर आपने एक दुकान ली है 4 तो से 5% 10% तक जाती है, 10 से 12% भी जाती है वो। अच्छा, एवरेज तो 4-5 है ना? नहीं है, 4-5% है एप्रिसिएशन, पर रेंटल यील्ड उसकी 10 to 12% है। तो आप देखना भी आसान है कि भाई ऐसी सड़क पे लो जहाँ बहुत सारा ट्रैफिक हो, जहाँ बहुत सारे कस्टमर आते हो। तो मैं ये भी आपके थ्रू ये भी लोगों से आग्रह करूंगा कि भाई कमर्शियल प्रॉपर्टीज को भी देखिए, उससे बहुत अच्छा रिटर्न आता है। ज़्यादातर लेकिन लोग रेंटल वाला ज़्यादा लेते हैं, मतलब जिस पे रेंट दे पाएँ रेदर देन जो कमर्शियल है, बिकॉज मेरे ख्याल से वो अंडरस्टैंडिंग जो है ना वो नॉर्मल जनता को नहीं हुई है, क्योंकि वो वेल टू डू लोग जो होते हैं जो डाइवर्सिफाई करने का सोच रहे हैं वो बेसिकली ज़्यादा कमर्शियल वाले हाँ business जी, आते हाँ हैं। जी। तो आपका जो इनिशियल जो C2C मार्केट प्लेस आपने बनाया, कंज्यूमर टू कंज्यूमर मार्केट प्लेस, तो आपको जो इनिशियल यूजर्स हैं उनके तरफ से क्या फीडबैक आया, क्या चीज़ें आपको पिवट करनी पड़ी, चेंजेस करने पड़े? तो देखिए, जो शुरुआत के कस्टमर होते हैं वो तो बहुत ही कीमती होते हैं, क्योंकि पहली बात तो उन्होंने आप पे भरोसा किया जब आप पे कोई भरोसा नहीं कर रहा है। करेक्ट। जब आपके दोस्तों को भी आप पे डाउट है तो वो आप पे भरोसा कर रहे हैं। दूसरा, मुझे याद है हम लोग जब कस्टमर को लिखता था तो हमारे लंबे लंबे कस्टमर से ईमेल कॉन्वर्सेशन होते थे
क्योंकि हम डिटेल में समझाते थे हम क्या करना चाह रहे हैं, कस्टमर डिटेल में पूछता था कि उसको ये चीज़ चाहिए। तो शुरुआत की वो ईमेल से मुझे अभी भी याद है कि हमने जो कस्टमर से हमारी बातें होती थी, एक तरह से इनिशियल कस्टमर्स आपके लिए फ्री टेस्टिंग भी कर रहे हैं, वो आपको बता रहे हैं क्या चाहिए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो हमारे दिमाग में कभी आई ही नहीं, जैसे हमें कभी समझ में नहीं आया था, हमें लगा नहीं था कि लोगों को रेंटल एग्रीमेंट की इतनी ज़रूरत है कि वो उनको उसको कराने के लिए भी उन्हें कोई कंपनी चाहिए, या पैकर मूवर के अंदर लोग परेशान हो रहे हैं, उन्हें अच्छा कंपनी नहीं मिल रही है सामान शिफ्ट करने के लिए। ये सारी चीज़ें हमने लोगों से बात कर करके सीखी। क्योंकि ब्रोकर ही ये काम करता है ना, एग्रीमेंट वाला तो स्पेशली। तो हमें लेकिन क्या लगता था कि बॉम्बे छोड़कर बाकी शहरों में तो आप एक जनरली एक प्रिंट आउट निकालते हो, उस टाइम Sign पेपर कर- साइन कर लेते हो, लेकिन कस्टमर कहना है कि भाई जो भी है वो काम ब्रोकर करता था, अब ब्रोकर नहीं है तो तुम कराओ। तो हमें लगा हाँ ये बात तो सही है भाई, हमें कराना चाहिए। तो अगर कस्टमर हमें नहीं बोलता तो हमें आसानी से समझ में नहीं आता कि रेंटल एग्रीमेंट इतना इंपॉर्टेंट है। तो हमने रेंटल एग्रीमेंट सर्विस लॉन्च करी, फिर लीगल डॉक्यूमेंटेशन सर्विस लॉन्च करी, पुलिस वेरिफिकेशन का भी कुछ किया आपने? पुलिस वेरिफिकेशन का भी हमने किया। हाँ, क्योंकि वो भी बहुत वो भी इंपॉर्टेंट पार्ट important रहता है, है। हाँ। तो आपके जो इनिशियल कस्टमर्स ने आपको फीडबैक दिया, आपने उस हिसाब से ऐड किया, तो इवेंचुअली आज के टाइम में तो बहुत मतलब बहुत सारी सर्विसेज हैं आपके, राइट? मतलब आप प्रीमियम बाय कर सकते हो, कुछ नंबर्स आप देख सकते हो, उसके बाद आपको पे करना पड़ता है। तो ये मॉडल कैसे बनता चला गया, क्या जर्नी रही इसकी? तो देखिए हमारा जर्नी ये रहा कि पहले तो हमने डिफ़ॉल्ट ये माना कि हमें कस्टमर्स के जेब में से पैसे बचाने हैं। तो हमने मॉडल हमारा पहले भी फ्री था, आज भी फ्री है। स्पेसिफिक फीचर्स के लिए हम 1000, 2000, 3000 रुपये एक बेसिक फ़ीस चार्ज करते हैं, जो ब्रोकरेज का 1/10 होगा, 1/5 होगा। और जितनी भी और सर्विसेज हैं जो आपको रियल एस्टेट में चाहिए, जैसे कि आपको घर शिफ्ट करना है, आपको पेंटिंग करानी है, आपको क्लीनिंग करानी है, कारपेंटरी का काम है, आपको लीगल डॉक्यूमेंटेशन कराना है, आपको होम इंटीरियर्स कराना है, इन सारी चीज़ों के लिए होम लोन कराना है आपको, वो सारी चीज़ें हम लोग प्रोवाइड करते हैं अपने पार्टनर्स के साथ मिलकर। तो ये सारी चीज़ें हमारी इसलिए जुड़ी क्योंकि कस्टमर ने हमको पूछा कि भाई कौन कराएगा, तो हमने बोला ठीक है कराते हैं। जब आपने ये स्टार्ट किया तो पहला सिटी आपका कौन सा, बैंगलोर था? तो पहले हमारे जो 2 शहर थे वो थे बैंगलोर और बॉम्बे। ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम वही थी। हाँ, और हम फाउंडर्स भी वहीं रहते थे, एक बैंगलोर में, 2 लोग बॉम्बे में। तो हमें लगा कि यार ये यहाँ पे रहते भी हैं हम लोग, देख भी सकते हैं क्या हो रहा है, और वो 2 शहर के बारे में हमारी समझ भी थी। और उसके बाद अभी कितने सिटीज़ में? उसके बाद हमने पूना ऐड किया, फिर चेन्नई ऐड किया, हैदराबाद ऐड किया, अब हमने पूरा एनसीआर ऐड कर लिया है, गुड़गांव से लेकर ग्रेटर नोएडा तक। तो मतलब मेजर मेट्रो सिटीज़ कवर कर लिया आपने। अभी टियर 2 टियर 3 में जाने का प्लान है? बिल्कुल, इनफैक्ट अभी तो एक बड़ा शहर कोलकाता बचा हुआ है, तो कोलकाता हमें करना है। फिर हमें लगता है कि जो सिटीज़ हैं अहमदाबाद, जयपुर, सूरत, ये बहुत अच्छे शहर हैं, विशाखापट्टनम, तो इन सब शहरों को बेसिकली हमें करना है। उसके बाद आते हैं वो शहर जो कि जैसे छत्तीसगढ़ में हुआ, लखनऊ हुआ, जैसे कि वो सारे शहर भी आते हैं, रायपुर है जैसे कि, तो उन सब शहरों में भी सोचेंगे। क्योंकि इंडिया में मोटा मोटी रियल एस्टेट का इशू सब जगह ही है, हर जगह ही ब्रोकर है, हर जगह ब्रोकरेज देना है। हाँ, ये फ़र्क हो जाता है बड़े शहर और छोटे शहर में कि छोटे शहर में इंडिपेंडेंट हाउस बढ़ जाते हैं, अपार्टमेंट कम हो जाते हैं, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर सेम है। तो आपको कब लगा कि यार ये मतलब सब स्टार्टअप नहीं, ये कुछ अलग प्रॉब्लम सॉल्व करे, ये मूवमेंट हो सकता है, मतलब इस पे लोग का वैल्यू ज़्यादा अनलॉक हो रहा है, ये कब आपको रियलाइजेशन आया? मेरे ख्याल से देखिए, सच बात तो ये है कि मुझे अभी भी लगता है कि हम कर ही रहे हैं, हाँ। और कहीं ऐसा पहुंचे नहीं है, कुछ ऐसा खास हमने किया नहीं है। पहले क्या होता था, किसी भी मैं इवेंट में जाता था तो मैं लोगों से बोलता था कि हाँ भाई कितने लोगों ने सुना है नो ब्रोकर, तो कुछ लोग हाथ उठाते थे। फिर उसके बाद ऐसा समय आया कि जब पूछा तो ज़्यादातर लोगों ने हाथ उठाया कि सुना है। आज अगर पूछता हूँ एटलीस्ट कुछ शहरों में, तो ज़्यादातर लोग हाथ उठाते हैं कि हमने यूज़ किया है, तो फील होता है कि हाँ भाई कुछ कर रहे हैं हम लोग और कस्टमर्स को फ़ायदा हो रहा है उससे। सो ये ट्रस्ट का बहुत बड़ा गेम है, क्योंकि आप अगर किसी को बोल रहे हो कि सब्सक्रिप्शन बाय करो, तो और उसके बाद आपके बाकी कॉन्टैक्ट्स मिलेंगे वो, तो ये एक बहुत बड़ा, किसी भी इंडियन कंज्यूमर पर्सपेक्टिव से एक बहुत बड़ा गैप है जो एक C2C कंपनी को फुलफिल करना पड़ता है कि यार अगर बाय कर लिया, उसके बाद मान लो कि कॉन्टैक्ट सही नहीं निकला, सही रेंटल प्रॉपर्टी नहीं मिली, तो इसको ऐसे क्या क्या टेक फीचर्स आपने बनाए जिससे आपको लगा कि ये थोड़ा गैप फुलफिल हो पाएगा? तो देखिए हमने बहुत सारी चीज़ें करी, जैसे टेक के थ्रू हमने ये इंश्योर करा कि प्रॉपर्टी कुछ समय के बाद हम कस्टमर से पूछ के प्रॉपर्टी हटा दें प्लेटफॉर्म पे। जब प्रॉपर्टी रेंट हो गई, सेल हो गई, तो हटा दें, क्लीन कर दें साइट को। तो वो हम लोग बहुत एक्टिवली करते हैं टेक्नोलॉजी से। ओके। तो क्या होता है, कस्टमर को पुरानी प्रॉपर्टी दिखेगा लेकिन वो वैल्यू होगी नहीं, तो उससे बहुत खराब होता है एक्सपीरियंस। फिर हमने रियलाइज किया कि यार ब्रोकर नए नए तरीके निकालता है घुसने के, तो हालांकि मैं आई कांट टेल यू, हाँ। पर हमने एकदम अपना एल्गोरिदम और बहुत स्ट्रॉन्ग करा हुआ है
कि अगर आप कोई ब्रोकर है तो उसे बहुत दिक्कत होगी प्लेटफॉर्म को यूज़ करने में। तो आज 99.99% प्लेटफॉर्म में चांस ही नहीं है कि आपको ब्रोकर मिले। ओके। होगा तो हम पकड़ लेंगे तुरंत, और बहुत ही एडवांस तरीका हमने कर लिया है। फिर हमने ये रियलाइज़ किया कि लोगों को इस पता नहीं होता है कि रेंट है कितना, क्योंकि इतना इतना फ्रेगमेंटेड मार्केट है। तो हमने जो हमारा खुद का डेटा जो हमें मिलता है हमारे प्लेटफॉर्म पे, वो यूज़ करके हमने एक रेंटोमीटर बनाया कि अच्छा भाई, इस प्रॉपर्टी का रेंट यहाँ से यहाँ होना चाहिए, तो रेंट ज़्यादा है कि कम है, ताकि कस्टमर उसको बेसिकली उससे फ़ायदा उठा सके। तो जितने भी टेक फीचर्स करे, सारा ऑब्जेक्टिव यही रहा कि या तो कस्टमर का पैसा बचे, या कस्टमर को कन्वीनियंस बढ़े, या उसका स्पीड बढ़े। ऐसा कोई फीचर नहीं बनाया जो बस बना दिया क्योंकि वो अच्छा लगता है देखने में। अब ओनर जो है वो तो अपना रेंटल ज़्यादा ही डालना चाहेगा, राइट? तो आपको भी उसको सजेशन, क्योंकि आप मैच मेकिंग कर रहे हो, राइट? Correct. क्योंकि वहाँ से भी आपको पैसे मिलेंगे अगर वो उसका होता है तो, राइट? और इधर जो जो रेंट लेना चाह रहा है, राइट, उसको भी पैसे बचाने हैं, तो इसको कैसे मैच करते हो? तो देखिए, मेरे ख्याल से एक तो बात यह है कि कोई भी पेड प्लान लेता है तो उसको हम लोग गाइड करते हैं कि भाई देखिए, आपने रेंट ज़्यादा बोला हुआ है, इसको कम करिए। तो जहाँ हमारी कस्टमर से बात हो सकती है वहाँ पे हम हमसे गाइड करने की कोशिश करते हैं। दूसरा ये है कि कस्टमर कुछ भी प्राइस डाल दे, जो टेनेंट और बायर है ना, वो भी उसे गाइड करता है कि नहीं भाई, मुझे इंटरेस्ट तो है पर ये प्राइस पे नहीं लूँगा। तो देखिए, ये तो ह्यूमन एलिमेंट है कि आप जब सेलर हैं तो आप ज़्यादा पे बेचना चाहेंगे, आप बायर है तो आप कम पे लेना चाहेंगे। करेक्ट। तो ये ह्यूमन टेंडेंसी तो जाना मुश्किल है, पर टेक्नोलॉजी के थ्रू ये कर दिया है कि भाई ओनर को बता दिया कि देखिए, आप डाल तो रहे हैं इस प्राइस पे, रेंट रेंज से या प्राइस रेंज से ज़्यादा है, तो हम इन्फॉर्मेशन लगातार टेक्नोलॉजी के थ्रू देते हैं ताकि लोग रीजनेबल रेंट या प्राइस डालें। लोन्स, मूवर्स एंड पैकर्स, नो ब्रोकरहुड, आपने बहुत सारे प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं। तो आप कैसे सोचते हो कि मतलब अब ये प्रोडक्ट लाने की ज़रूरत है, नेक्स्ट मूव क्या होगा? बिकॉज फोकस जो है सो लूज़ भी नहीं करना है मेन प्रोडक्ट से, तो क्या डिसीजन मेकिंग होता है? देखिए, इसके दो फेसेट्स हैं। एक तो ये है कि हमने ये सोचा है कि जो हमारे कस्टमर्स मांगेंगे हम वही करेंगे, एक्स्ट्रा नहीं करेंगे। पर कस्टमर मांगेंगे तो सोचेंगे उसके बारे में। तो कस्टमर बोल रहा है भाई हमारा होम लोन कौन कराएगा, कस्टमर बोल रहा है भाई इंटीरियर में बहुत दिक्कत हो रही है, सर्विस अच्छी नहीं मिलती हमें, या पैकर मूवर में मुझे कौन सी ब्रांड लेनी है, तो हम सॉल्व कर रहे हैं उसके लिए। दूसरा पर्सपेक्टिव आता है कि मल्टीपल चीज़ें कैसे कर ले रहे हो आप। लोग एक ही चीज़ नहीं कर पाते जीवन में, भाई रियल एस्टेट कर लें बहुत है, पर आपने 4 चीज़ें और कैसे कर ली। तो इसमें तो सारा सीक्रेट हमारी टीम का है। टीम में लोग बहुत ही फंडू हैं, बहुत ही होशियार हैं। मैंने बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंस दी हुई है अपनी टीम को। तो मेरी टीम के अंदर जो भी लीडर्स हैं, अगर कोई एक लीडर है जो पैकर मूवर देखता है, एक लीडर जो क्लीनिंग देखता है, एक लीडर है जो पेंटिंग देखता है, एक लीडर जो नो ब्रोकरहुड देखता है, उनको कंप्लीट इंडिपेंडेंस है अपना धंधा चलाने की। तो मैं ऐसा फाउंडर नहीं हूँ कि हाँ भी सुबह क्या हुआ, शाम को क्या हुआ, या ये एक बटन है तो उसका कलर ऐसा होना चाहिए, कुछ नहीं। तुम्हें दिया है रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुम इंजॉय करो, और गलती करोगे तो कोई बात नहीं। तो उससे क्या होता है कि आपके चारों तरफ ऐसे लोग इकट्ठे होते हैं जो अपनी इंडिपेंडेंस एंजॉय करते हैं और जो हंग्री हैं और खुद अपना कुछ बनाना चाहते हैं। तो इस वजह से नो ब्रोकर में 50 एंटरप्रेन्योर और आ गए हैं जो इन हाउस एंटरप्रेन्योर हैं, और वो इंजॉय कर रहे हैं कुछ बड़ा बनाना। आई थिंक वही हमारा सीक्रेट सॉस है। तो कल्चर हमारी सबसे बड़ी सीक्रेट सॉस है। या ये बहुत बड़ी बात बोली आपने, क्योंकि यहीं पे लोग चूक कर जाते हैं। जो वो इंडिपेंडेंस देना होता है, जो ओनरशिप देनी होती है, मिस्टेक करने देना होता है, राइट, वो चीज़ें लोग बहुत ज़्यादा माइक्रो मैनेज कर देंगे, तो वो अच्छे प्लेयर्स नहीं आ पाते हैं, वो छोड़ के चले जाते हैं। ये आपको ओवर द टाइम आया ये लर्निंग, या फिर इनिशियली अर्ली डेज में आपकी क्या फिलॉसफी रही लीडरशिप को लेके? मैं फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर हूँ, तो मैंने कभी ऐसा किया नहीं है, तो मुझे भी पता नहीं था कि कैसे करना है। तो मैं एडमिट करूंगा कि जब शुरुआत में नो ब्रोकर स्टार्ट हुई तो मेरा लीडरशिप स्टाइल ये था कि सब कुछ मैं ही करूंगा। ये होता है। मुझे लगता था कि भाई मैंने जॉब छोड़ी, अब स्टार्ट किया है, कुछ गड़बड़ हो गई तो सब अच्छा होना चाहिए। एटलीस्ट जो मुझे पता है वो चीज़ तो होनी चाहिए। तो मैं अपने हाथ से ही लिखता था कि अच्छा भाई कॉल सेंटर में ये सेंटेंस बोलना है आपको कस्टमर को। पिच बनाते थे। हाँ, एकदम पिच मैं बनाता था, प्रिंट आउट लेके लोगों को देता था हाथ से लिख के। तो आप जब सब कुछ खुद करते हो तो आपको मजा बहुत आता है, और आपको एक फीलिंग ऑफ इम्पोर्टेंस भी लगती है, कंट्रोल लगता है कि यार मेरे कंट्रोल में है। करेक्ट, कंट्रोल फील होता है। और एक चीज और है, आपको ना सबकॉन्शियसली इंपॉर्टेंट भी फील होता है, क्योंकि आपके सारे जूनियर्स आपके ही आगे पीछे मंडरा रहे हैं, वो आपसे सवाल पूछ रहे हैं, आप उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। तो देखिए, ह्यूमन टेंडेंसी है कि हर कोई आदमी इंपॉर्टेंट फील होना चाहता है। लेकिन मुझे लगता है मुझे 3 या 6 महीने में ही थैंकफुली समझ में आ गया कि इससे बहुत बड़ी तो नहीं हो पाएगी। मैं खुश होता रहूंगा कि मैं बहुत सारे डिसीजन ले रहा हूँ, सब मेरे कंट्रोल में है और मैं इंपॉर्टेंट फील कर रहा हूँ,
लेकिन बड़ी तो तभी हो पाएगी जब मुझसे भी ज्यादा होशियार लोग आ जाएं। अगर ऐसा हुआ तो नो ब्रोकर 50 नो अमित हो सकते हैं एक ही कंपनी के अंदर। तो चांस की बात है कि मुझे एक बंदा ऐसा मिला जो बहुत होशियार था, उसने हमें ज्वाइन किया, मैंने उसे इंडिपेंडेंस दी, और मुझे अपने बारे में भी बात एहसास हुई कि भाई मुझे कोई दिक्कत नहीं है अगर कोई सामने वाला गलती कर देता है तो, अनलेस इट इज कॉस्टिंग द एंटायर कंपनी। अभी ये जब आप हायर करते हो तो आप क्या एकेडमिक एक्सेलेंस को देखते हो या स्मार्ट्स स्ट्रीट स्मार्टनेस देखते हो सेल्स में, या जिस भी डोमेन में बात करो, स्ट्रीट स्मार्ट है कि नहीं है, इनोवेटिव थिंकर है कि नहीं है? देखिए दोनों ही चीज़ें ज़रूरी हैं। एकेडमिक एक्सेलेंस से ये प्रूव नहीं होता कि आप लाइफ में अच्छा करेंगे, पर ये प्रूव होता है कि हाँ आपने मेहनत करी है। केवल एकेडमिक एक्सीलेंस में अगर आप अच्छे हैं और स्मार्ट नहीं है तो आप बिजनेस नहीं कर सकते, बिकॉज फिर आप बहुत ही खांचे में सोचेंगे। तो स्मार्ट होना भी जरूरी है क्योंकि आपको नया सोचना है हर दिन। तो मेरे ख्याल से दोनों ही जरूरी हैं, दोनों के अपने अपने फायदे हैं। हाउ डू यू कीप अलाइन योर टीम विथ 6+ सिटीज दे आर वर्किंग और डिफरेंट सर्विसेज हैं, तो ये अलाइनमेंट कैसे करते हो आप? कैसे रिपोर्टिंग लेते हो कि मतलब ओवरऑल तो आप देखोगे ही एज अ CEO, तो क्या रहता है? तो देखिए मुझे लगता है इसके अंदर स्ट्रक्चर वगैरह सब बन जाती है। कुछ लोग हैं जो मेरे राइट हैंड लेफ्ट हैंड है जो मुझे रिपोर्ट करते हैं, बाकी सब लीडर्स उनको रिपोर्ट करते हैं, वो सब तो हो जाता है। पर आई थिंक इसमें की बात ये है कि जैसे जैसे कंपनी बड़ी होती है आपकी समझ छूटने लग जाती है ग्राउंड से। आपको लगता है मैं 10 साल से कंपनी चल रही है, मुझे पता है क्या चाहिए कस्टमर को। आज इस पॉडकास्ट के अंदर जो कस्टमर देख रहे हैं 1 साल बाद वापस देखेंगे, वो कस्टमर का ही एक्सपेक्टेशन बदल चुका होगा। करेक्ट। तो हमने 2 चीज़ें करी। पहला तो हमारा हर लीडर कस्टमर से फिजिकली मिलता है महीने में कम से कम 1 बार। ये कस्टमर कौन होते हैं? जो लाइव कस्टमर्स जो प्लेटफॉर्म पर हैं, जो उसके खुद के फंक्शन के। दूसरा, पीपल शुड बी एबल टू टेल मी वॉट एवर दे वॉन्ट। अगर किसी भी मेरे लीडर को लगता है कि अमित कुछ गलत कर रहा है, उसको अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए कि वो बोल पाए। तो अब हमने बहुत सालों से ये कर दिया है कि हर हमारी मंडे मीटिंग होती है जहाँ 30-40 लीडर ऑनलाइन इकट्ठा होते हैं 1 घंटे के लिए। उसके अंदर अनोनिमस क्वेश्चनएयर है कि आपका नाम रिवील नहीं होगा, आप क्वेश्चन भेजो, वो लाइव क्वेश्चन प्रोजेक्ट होगा। तो इमेजिन करिए आप कि 50-60 लोग बैठे हुए हैं मीटिंग के अंदर, कोई भी आदमी उस पन्ने पे, उस एक्सेल शीट पे क्वेश्चन लिख दे रहा है। हाँ जो मुझे पता नहीं, हाँ ये बात भी पता ही चल रही किसने लिखा है। हाँ तो आप कुछ भी पूछ सकते हैं, आप कितना भी इंसल्टिंग पूछ सकते हैं, आप कितना भी टफ पूछ सकते हैं। हाँ। और मुझे प्रिपरेशन करने का कोई टाइम नहीं है, लाइव मुझे आंसर देना है, वही चल रहा है। उससे क्या हो जाता है कि मेरी भी बहुत ईमानदारी रहती है कि जो सच में मुझे फील हो रहा है मैं बोलता हूँ, मेरी अकाउंटेबिलिटी हाई रहती है। लेकिन ट्रस्ट भी बहुत बिल्ड होता है, बिकॉज टीम को लगता है कि यार जो हम चाह रहे हैं हम पूछ रहे हैं, जो हम कहना चाह रहे हैं कह पा रहे हैं। तो मुझे लगता है ये बहुत जरूरी है कि जितना आप ऑनेस्ट रहेंगे, जितना ट्रांसपेरेंट रहेंगे, उतना टीम आगे जाएगी। ज्यादा चतुर बन के इसमें कुछ खास फायदा है नहीं, क्योंकि क्योंकि टीम बहुत होशियार है। मतलब जिन फाउंडर्स को फील होता है कि वो छुपा लेंगे ज्यादातर बातें अपनी टीम से, वो है, मुझे लगता है कि ऐसा है नहीं, बिकॉज टीम इतनी छोटी छोटी बातें आपकी ऑब्जर्व कर रही है जो आप भी ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हो अपने बारे में। करेक्ट। तो बेस्ट स्ट्रेटजी है कि हाईली ट्रांसपेरेंट एंड हाईली कम्युनिकेटिव। आपने बहुत ज़्यादा अच्छी बात बोली है, बिकॉज मैंने ये एक्सपीरियंस किया है कि जो ज़्यादा चतुर बनते हैं उनकी बात बाद में रिवील हो ही जाती है, राइट? एंड उससे नुकसान उन्हीं को होता है। जितना ज़्यादा ट्रांसपेरेंट रहेंगे टीम के साथ, वो आपको हेल्प करेगी रैदर देन कि जज ऑन दैट, राइट? और ये इम्पॉर्टेंट है लीडरशिप में कि आप ये जो ओनरशिप देना, थोड़ा ऑनेस्ट रहना, मतलब बेसिकली हर एक चीज़ जिससे वो आपकी टीम इनेबल हो पाए। इनसाइट्स ऐसे नहीं अपने पास ही रखो, वो टीम को दोगे तो ग्राउंड लेवल पे तो वही काम कर रहे हैं। जब आप CXO लेवल पे हो तो हर चीज़ आप नहीं कर सकते हो, और आपके अगर कस्टमर जितने बेस है 3 करोड़ प्लस आपके कस्टमर्स, तो आप तो कुछ नहीं कर रहे। आपको तो उनसे पता लग रहा है कि एक्चुअली मार्केट में चल क्या रहा है, वही आपके हाथ पाँव आँख सब कुछ है। सही बात एकदम। ठीक है, इन्वेस्टमेंट के पे मैं जानना चाहूँगा कि आपने कब कैसे सोचा कि अब मुझे इन्वेस्टमेंट फंडिंग लेनी चाहिए? अब आपके बहुत स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स हैं, गूगल है, SAP पार्टनर्स, बहुत सारे लोगों से आपने फंडिंग उठाई टू स्केल दिस कंपनी। तो ये स्ट्रैटेजी ऑफ किसी को स्टार्टअप खड़ा करना है तो वो फंडिंग को कैसे अप्रोच करें? तो देखिए, एक है फंडिंग और एक है इन्वेस्टर। अगर आप ऐसा बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं जिसके अंदर फंडिंग आपको नहीं चाहिए होगी तो बहुत अच्छा है, या आप बिजनेस ही फंड कर देगा आपको तो बहुत ही बढ़िया, क्योंकि फिर आपको किसी के साथ आप क्यों अपने प्रॉफिट साझा करो, राइट? लेकिन अगर आप ऐसे बिजनेस में जहां आपको फंडिंग लेनी है तो मैं बोलूंगा कि आप जितनी जल्दी इन्वेस्टर से बात करना शुरू करो उतना अच्छा है। फंडिंग के लिए ना भी करो, नॉर्मली बात करो। आप नॉर्मली बात करो कि देखिए भाई मैं बिजनेस शुरू कर रहा हूँ, फंडिंग के लिए मैं आऊंगा 6 महीने बाद, पर आइडिया कैसा लग रहा है? क्योंकि अगर आप पहले से बात करना शुरू कर देंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि दुनिया उसके बारे में कैसे से देख रही है उस बिजनेस को। जैसे फॉर एग्जांपल, आप अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं
लेकिन जब आप 6 महीने बाद, साल भर बाद तैयारी करके उसे स्केल करके जाएंगे, अगर इन्वेस्टर ये बोलने वाला है कि नहीं नहीं ये तो मार्केट साइज छोटा है, ये तो बहुत ही निश प्रॉब्लम है, टाइम छोटा है। तो आपको लगा अरे ये तो पहले बता देते। तो इसलिए मैं बोलूंगा एक है फंडिंग और एक है इन्वेस्टर से बात करना। तो मैं कहूंगा इन्वेस्टर से तो आप शुरुआत से बात करिए ताकि वो बता सके आपको कि दुनिया क्या सोच रही है इसके बारे में। जहां तक इन्वेस्टमेंट की बात है तो इन्वेस्टमेंट तो हम लोगों का चूंकि C2C बिजनेस है और हमें बहुत सारे लोगों को मार्केटिंग करनी है, तो बहुत ज़रूरी था हमारे लिए इन्वेस्टमेंट, क्योंकि हम मार्केटिंग के करे बिना कस्टमर जानेंगे नहीं। तो हमने 1 साल फाइट मारी फंडिंग की। हमें ज़्यादातर लोगों ने ना ही बोला, 90% लोगों ने हमें ना बोला, क्योंकि उनको लगा कि ये कहीं और वर्ल्ड में किया नहीं है तो चल नहीं पाएगा। तो मैं ये भी बताना चाहूँगा आपके ऑडियंस को कि अगर लोगों को लग रहा हो कि अरे भाई इनकी तो कंपनी बड़ी हो गई है तो ये सब बातें बोल रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। हमने भी ज्यादातर ना ही सुना है। 90% टाइम तो इन्वेस्टर ना ही बोलेगा, उसकी जॉब है ना बोलना। और हर बिजनेस का ये किस्मत नहीं होती कि आप आए और तुरंत आपकी फंडिंग हो गई। तो हम तो बहुत ही परेशान हुए फंडिंग में, और बहुत मुश्किल से हमें सैफ पार्टनर ने फंडिंग दी, और उसके बाद भी अगले 5 साल तक हम बहुत ही तरसे फंडिंग के लिए। चाहिए था बट मिल नहीं रहा था। तो इसमें एक ही मूल मंत्र है कि आप फाइट मारते रहो। एक तो आप पैसे की बहुत इज्जत करो, पैसा वेस्ट मत करो कि मिल नहीं रहा अगर आपको, फ्रूगली स्पेंड करो, बहुत ही फ्रूगली स्पेंड करो। ये चिंता मत करो कि दुनिया क्या बोल रही है, दोस्त क्या बोलेंगे। कोई वैनिटी मैट्रिक मत चेस करो कि अच्छा हम बिल बोर्ड लगा देंगे तो लोग देखेंगे, तारीफ होगी, अखबार में ऐड देंगे तो 10-4 लोगों का फ़ोन आएगा। कुछ मत सोचो। आप वो करो जो बिजनेस के लिए ठीक है। आप बेकार के मैट्रिक चेज मत करो जो केवल घमंड के लिए है। पैसे की इज्जत करना बड़ा जरूरी है। तो मुझे लगता है ये बड़ा जरूरी है। लक्ष्मी जी की इज्जत करोगे तो वो आपको भाई आपके पास आएंगी। तो हमने बहुत ही कंजूसी से सालों बिताए, और आज भी मनी की इज्जत सबसे इंपॉर्टेंट है कि नो ब्रोकर के अंदर। तो 4-5 साल हमने इधर उधर से फंडिंग इंजाम करी, फिर 5 साल तक हम लगे रहे, हमने छोड़ा ही नहीं, चाहे कितना भी डिफिकल्ट सिचुएशन आया। फिर बड़े बड़े इन्वेस्टर ने भी नोटिस कर लिया हमको। तो जब यूनिकॉर्न का टैग मिला, इतनी बड़ी फंडिंग हुई, तो कैसा फील हुआ इतना स्ट्रगल करने के बाद फंडिंग स्केल करने के लिए? नहीं, यूनिकॉर्न फंडिंग तो बेसिकली एक माइलस्टोन बना दिया है वर्ल्ड ने। हाँ। तो हमारे लिए तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये था कि भाई कंपनी के लिए फ्यूल आए और हम उस फ्यूल से, उस पैसे से हम कंपनी को और बड़ा कर पाएँ। पर हाँ, ये मैं जरूर बोलूँगा कि यूनिकॉर्न होने के बाद मुझे लगता है कि रियल एस्टेट सेक्टर को भी, स्टार्टअप रियल एस्टेट सेक्टर को भी बहुत सम्मान मिला है। क्योंकि जब किसी इंडस्ट्री के अंदर एक कंपनी यूनिकॉर्न बन जाती है तो सेक्टर ये कम्युनिकेट करता है कि भाई यहाँ पे और भी कंपनीज आ सकती हैं। करेक्ट। और ये सेक्टर अच्छा है। तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले सालों में और भी बहुत अच्छी रियल एस्टेट कंपनीज आएंगी। इंफॉर्मेशन एसिमेट्री के बारे में आपने काफ़ी कुछ आपके अबाउट पेज पे सब जगह लिखा हुआ है, थोड़ा सा बताइए ये आपका क्या गोल था कि ये जैसे आप शोकेस करना चाह रहे हो कि सबको क्लियर इन्फॉर्मेशन रहेगा, तो क्या गोल था? तो देखिए, जैसे कि मेरे साथ हुआ था कि जब मैं बेंगलोर के अंदर आया पहली बार और मुझे घर भाड़े पे लेना था, तो मुझे ब्रोकर इन्फॉर्मेशन असिमेट्री क्या होता है कि मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है, आपके पास कुछ और इन्फॉर्मेशन है सेम चीज़ की, और हमारी बहुत अलग अलग इन्फॉर्मेशन है। तो जैसे मतलब कि इस पौधे के बारे में आपको पता है, मुझे बिल्कुल नहीं पता, और नुकसान हो जा रहा है मेरा इस चक्कर में। तो यही मुझे फील हुआ घर किराए पे लेते हुए कि ब्रोकर को तो सब कुछ पता है कि कितने घर हैं, कितने अवेलेबल हैं, क्या किराया है। मुझे कुछ नहीं पता है, कहीं लिखा हुआ भी नहीं है जहां मैं जाके देख सकूं। तो ये ब्रोकर जो बोल रहा है, अगर ये ब्रोकर मेरा भला नहीं सोच रहा, अपना ब्रोकरेज सोच रहा है, तो मेरा नुकसान हो जा रहा है इस डील में। तो इंटरनेट का और हमारे जैसे प्लेटफॉर्म का सबसे बड़ा फायदा यही है कि सब कुछ ट्रांसपेरेंट है। तो आप नो ब्रोकर पे जाइए, अब आपको उसके इलाके की 100 प्रॉपर्टी दिखेंगी, प्राइस के साथ दिखेंगी, फोटो के साथ दिखेंगी, कोई झूठ नहीं बोल सकता आपसे। तो जो इन्फॉर्मेशन असिमेट्री थी दो लोगों के बीच में, वो दूर हो गई। तो वो हमारा एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट मिशन रहा है। इंडिया में स्पेशली फ्री यूज सर्विसेज ज़्यादा करना चाहते हैं, पे नहीं करना चाहते। करेक्ट। उसको आपने कैसे टैकल किया कि मतलब लोग सिर्फ हमारे, क्योंकि धंधा तो तभी बनेगा जब लोग पे करेंगे आपको, तो क्या किया आपने इस पे? देखिए, इसके अंदर अगर कस्टमर को फायदा हो रहा है तो कस्टमर बहुत हैप्पीली पे करता है। कस्टमर तभी पे नहीं करता जब उसको लगता है उसे कोई फायदा नहीं होगा या वो कहीं और से ढूंढ लेगा। तो हमारा पूरा ऑब्जेक्टिव यही रहा कि अच्छा भाई, अगर आपको घर दिलाना है तो हम इसमें अच्छा काम करें, अगर आपको घर बेचना है तो हम आपको घर बिकवाएं, क्योंकि इसमें बेस्ट ना वर्ड ऑफ माउथ ही मार्केटिंग है। पर हाँ, हमारे बिजनेस में वो रातों रात नहीं हो सकता। तो हमें 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल लगे ये प्रूव करने में कि भाई नो ब्रोकर प्लेटफॉर्म जेन्युइन है, जेन्युइन ओनर्स हैं, जेन्युइन बायर्स हैं। आप आओ और आप ट्राई करो। और हम देख रहे हैं कि ओवर द ईयर्स हमारा रेवेन्यू इसलिए ही बढ़ा है क्योंकि अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग पे करने को तैयार हैं।
और हमने भी कोशिश करी है कि हम बहुत ही रीजनेबल चार्ज करें और जितना ब्रोकर लेता उसका एक स्मॉल पोर्शन लें ताकि कस्टमर को फिर भी बहुत पैसे बचे। सो आपके 30 लाख प्लस यूजर्स मंथली यूज करते हैं आपको, राइट? तो आपका ये जो ब्रोकर्स के बिना आपने पॉसिबल किया, तो ये कैसे ऑटोमेट किया, डिसेंट्रलाइज किया? आपको ऑफलाइन भी टीम रखनी पड़ी होगी जो जाके दिखाए, तो ये कैसे आपने सोचा? कितना ऑटोमेट हो पाया, कितना डिसेंट्रलाइज हो पाया? तो देखिए हमने इसको उल्टा सेंट्रलाइज किया। अच्छा। तो हमने कहा हम हमारा एक भी आदमी ग्राउंड पे रहेगा ही नहीं, अच्छा। क्योंकि आप ये सोचिए जितना हम खर्चा करेंगे उतना हमें अपने कस्टमर से चार्ज करना पड़ेगा। जितना हम ज़्यादा चार्ज करेंगे उतना फिर हम ब्रोकरेज के पास आ गए। तो हमने बोला हम इसे फेसबुक की तरह चलाएंगे। जैसे फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे कोई और आदमी फ़ोटो डालता है, कोई और आदमी उसको लाइक करता है। ना तो इंस्टाग्राम का प्लेटफॉर्म कहीं जाता है ना कुछ और करता है। तो इसलिए इसी तरह नो ब्रोकर प्लेटफॉर्म है। हाँ, हम मार्केटिंग करेंगे ताकि आपको हमारा प्लेटफॉर्म के बारे में पता चले, लेकिन हमारे प्लेटफॉर्म पे ओनर ही आएगा, अपना अपना कंटेंट डालेगा और बायर आएगा उसको कांटेक्ट करेगा। फिजिकली कुछ भी नहीं करेंगे। नो ब्रोकरहुड जैसे टूल्स से आप सोसाइटी गवर्नेंस थोड़ा डिस्टर्ब कर रहे हो, तो आपका विजन क्या है उसके रिलेटेड? धीरे धीरे दुनिया जो है ना वो अपार्टमेंट्स में काफ़ी मूव हो रही है, खासकर बड़े शहरों के अंदर, क्योंकि अपार्टमेंट में सिक्योरिटी है, कन्वीनियंस है, एमिनिटीज़ हैं। तो हमें लगा कि बड़ा ज़रूरी है कि यहाँ की प्रॉब्लम भी हम लोग सॉल्व करें, बिकॉज घर से ही जुड़ी हुई प्रॉब्लम है। तो हमने फिर ऐसा ऐप बनाया जिसकी वजह से सोसाइटी में आना जाना, सोसाइटी की सेफ्टी, सोसाइटी का प्रॉपर्टी टैक्स, मैनेजमेंट फीस वगैरह सब कुछ बेसिकली एक ऐप पर हो सके और सिस्टम हम दे सकें। तो वो हमने लॉन्च किया आज से 5 साल पहले करीब। अब वो बहुत बड़ा हो गया है। अब हमारा 10,000 से ज़्यादा सोसाइटीज़ के अंदर अक्रॉस द कंट्री लोग यूज़ करते हैं। आई थिंक करीब लास्ट नंबर करीब 15-16 हज़ार सोसाइटीज़ होगा। तो लाखों घरों के अंदर नो ब्रोकर आदमी शायद साल में एक बार यूज़ करता हो, पर नो ब्रोकर हुड पे एंट्री, अप्रूवल, गेस्ट ये आदमी दिन में 5-5 बार करता है। तो नो ब्रोकर हुड बहुत ही करीब रहता है फिर आपके एज अ कस्टमर, और यही कस्टमर्स हैं जो फिर हमारी होम सर्विसेज लेते हैं, हमारे साइट पे प्रॉपर्टी डालते हैं। तो वो सब भी हमने देखा। फिर इसमें मेरे ख्याल से आप डिओपोली टाइप्स हो जाएंगे, क्योंकि एक माई गेट है जो यही चीज़ कर रहा है। तो आप इसमें compete कैसे करते हो? आप कैसे अप्रोच करते हो अपने कस्टमर को जो सोसाइटी मेंटेन करते हैं? तो देखिए इसमें वही स्ट्रैटेजी है जो हर किसी और बिजनेस में स्ट्रैटेजी है कि आपका प्रोडक्ट एकदम फ्लॉलेस हो, आपका प्रोडक्ट हाई सुपीरियर हो, उसमें बहुत बढ़िया फीचर्स हों, आपकी सर्विस बहुत अच्छी हो, कल को कभी कोई परेशानी हो तो आप एक पैर पर खड़े हो जाएं और कस्टमर की पूरी हेल्प करें। तो वही हमारा ऑब्जेक्टिव है। हमारा प्रोडक्ट मार्केट के अंदर बेस्ट है, हमारी सर्विस बेस्ट है, उसी की वजह से नो ब्रोकरहुड में बहुत मैसिव ग्रोथ हो रही है। इंडिया में प्रॉपटेक आपको लगता है आगे आने वाले टाइम में बेंचमार्क सेट करेगा, जिस लेवल पे प्रॉपटेक साइड का इंडस्ट्री बूम कर रहा है? तो देखिए एक जवाब मेरा ये हो सकता है कि नहीं, हाँ प्रॉपटेक बहुत बड़ा होगा, टेक्नोलॉजी बहुत बड़ी होगी। जो प्रॉपर्टी है, जो रियल एस्टेट है, वो इंडिया के जीडीपी का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है, और आने वाले सालों के अंदर प्रॉपटेक बहुत बड़ा होने वाला है और बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं। पर इसको एक अलग तरीके से भी देखते हैं। मतलब आप ये बोल सकते हो साहब आप तो प्रॉपर्टी सेक्टर के तो आप तो बोलने ही वाले हो। कस्टमर के साइड से सोचते हैं कि आप ही खुद सोचिए कि एज अ कस्टमर आपका बिहेवियर कैसे चेंज हुआ है पिछले 10 सालों में। आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले ऐसा था कि आप सड़क क्रॉस करते ब्रोकर के पास जाते, लेकिन आज आप सबसे पहले गूगल पे जाते हो और आप इंटरनेट पे सर्च करते हो कि अच्छा यहाँ कितना भाड़ा है, यहाँ पे कितना प्राइस है, रेटिंग क्या है, लोग क्या बोल रहे हैं। तो कस्टमर का बिहेवियर ही ऑनलाइन हो गया है। तो अगर कस्टमर ऑनलाइन है तो प्रॉपर्टी में टेक्नोलॉजी तो फिर आनी ही आनी है ना। और अगर आपको अपना घर बेचना है और आप एक ब्रोकर से बात करेंगे तो वो कितने लोगों से बात कर लेगा? वो अपने आसपास के लोगों से बात कर लेगा। आप नो ब्रोकर प्लेटफॉर्म पे आओगे तो शिकागो में बैठा हुआ, दुबई में बैठा हुआ आदमी भी आपकी प्रॉपर्टी देखेगा। तो टेक्नोलॉजी को तो बीट करना पॉसिबल है नहीं। अगर अभी कोई एक यंग फाउंडर आपको देख रहा है, इवन स्टूडेंट जो इस बारे में सोच रहा है, उसके पास में कुछ बढ़िया आइडिया है, राइट, और वो लोग उसको बोल रहे हैं कि यार ये इंडिया में तो नहीं चलेगा, क्योंकि जो आपने लॉन्च किया वो भी जब आपने लॉन्च किया इंडिया में तो नहीं चलेगा वाला था, तो आपका क्या एडवाइस है, आप उसको क्या बोलना चाहोगे? देखिए मैं बोलना चाहूँगा सबसे पहले आप कस्टमर को समझिए। अगर कोई आदमी बोल रहा है इंडिया में नहीं चलेगा, वो बात सुन लीजिए, चलिए, लेकिन क्या आप इंडियन कस्टमर्स के लिए बना रहे हैं क्या? तो इंडियन कस्टमर से बात करिए। देखिए इसके अंदर क्या चक्कर है कि जब भी आपको स्टार्टअप करेंगे ना तो आपको 10 तरह के एडवाइस मिलेंगे। कुछ लोग सही बोलेंगे, कुछ लोग गलत बोलेंगे, और सच्चाई ये किसी को भी नहीं पता। आप हो सकता है कि हम और आप बात कर रहे हैं आज, तो आपको लगे यार अमित को तो बहुत आता होगा,
मेरे पास एक स्टार्टअप आइडिया, अमित से पूछ लेते हैं। मत करिए ऐसा, क्योंकि मुझे कैसे पता होगा 100 बिजनेस आइडियाज के बाद में वो चलेगा नहीं चलेगा। खासकर तब जबकि आप उसी आइडिया को लेके सो रहे हैं, जग रहे हैं, दिन भर सोच रहे हैं, तो आपको तो बेटर पता होगा ना। तो अगर मेरा तो एनालिसिस यही रहा है कि आप जितने लोगों से पूछेंगे स्टार्टअप आइडिया के बारे में, उतना आप कंफ्यूज होंगे। बेस्ट है कस्टमर से पूछने में। आप डायरेक्टली कस्टमर से पूछिए कि भाई अगर मैं ये बना के दूं तो क्या यूज करोगे, तुम्हारे काम आएगा। अगर कस्टमर हाँ बोल रहा है तो वो पक्का चलना है। अगर आप खुद ही उसके पोटेंशियल कस्टमर, तो खुद से पूछ के देखिए कि आप लोगे नहीं लोगे। तो देखिए बहुत क्लटर है, स्टार्टअप आइडियाज बहुत सारे हैं और ज्ञान देने वाले बहुत सारे हैं। उन सबको छोड़िए और केवल कस्टमर से बात करिए। मुझे लगता है कि थोड़ा MVP टाइप, थोड़ा सा स्मॉल लेवल पे एग्जीक्यूशन करके देखना चाहिए, टेस्ट करके देखना चाहिए। तो क्योंकि बोलने के लिए तो लोग बोल देते हैं कि मैं यूज़ कर लूँगा, लेकिन जब पे करना पड़ेगा तो क्या पे करने के लिए रेडी है, क्या छोटे लेवल पे पे करने के लिए रेडी है। अगर उतना पे कर सकता है तो स्केल करके कोई जो एफ्लुएंट है वो ज़्यादा यूज़ कर पाएगा आपकी सर्विसेज। नहीं, आपकी बात एकदम ठीक है। अब इसके अंदर यही बात है कि आप जितने स्ट्रेंजर से बात करेंगे उतना आपको ऑनेस्ट आंसर मिलेगा। अगर आप अपने दोस्तों से पूछेंगे तो वो फिर हो सकता है वो बायस्ड आंसर दें। तो मैं बोलूँगा दोनों स्टेज पे कस्टमर से पूछिए, आइडिया स्टेज पे भी कस्टमर से पूछिए, MVP पे बना के भी पूछिए, बाद में ही पूछिए, बड़ा होने के बाद भी पूछिए और पूछते ही रहिए। जिस स्टेज पे आप आ गए हो, 2014 में आपने स्टार्ट किया, अगर आप यू लुक बैक एंड यू सी कि यार मैं क्या चीज़ें और बेहतर करता उस टाइम पे, मान लीजिए आपकी ही स्टेज पे अभी और बहुत सारे लोग होंगे, तो आप क्या ऐसी चीज़ें आपको नज़र में आती है कि यार ये मैं अभी के हिसाब से मैं बेटर करता अगर मैं उस टाइम पे। तो देखिए थैंकफुली ऐसा कुछ बड़ा स्ट्रैटेजिक हमसे ब्लंडर नहीं हुआ जो कि हमने किया हो और उसकी वजह से प्रॉब्लम हो गई हो। तो पास्ट में अगर मैं देखूं तो मेरे ख्याल से कस्टमर्स ने हमेशा ही नो ब्रोकर चाहा कि नो ब्रोकरेज मिले, और इन्वेस्टर्स को हमेशा से डाउट होना लाजमी था, क्योंकि किसी ने वर्ल्ड में किसी ने किया ही नहीं है नॉन ब्रोकरेज, ना US में ना चाइना में। तो मैं जब पास में देखता हूं तो मुझे ऐसी कोई बड़ी मिस्टेक दिखती नहीं है जो कि हमें बेसिकली हमने करी। तो थैंकफुली तो ऐसा कोई लर्निंग, बड़ी वाली लर्निंग तो नहीं आई। जैसे आपका ऑफिस वैंडलाइज हुआ एक बार, जब आपने बताया भी इंसिडेंट, कुछ चीज़ें ऐसी आई, तो आपको क्या लगता है कि मतलब ये चीज़ें जब हुई तो आपको रियलाइजेशन ये हुआ कि यार ये प्रोडक्ट मार्केट फिट है, या आपको लगा कि यार कुछ वेकअप कॉल है, इसमें कुछ सही करने की ज़रूरत है? तो देखिए मेरा कहना ये है कि अगर आप अपना कुछ बिजनेस कर रहे हो तो आपके साथ चीज़ें ऐसी होने ही वाली हैं जो आपने कभी सोची नहीं है। तो आप सब चीज़ें प्रिडिक्ट कर ही नहीं सकते। तो पहली बात तो आपको मेंटली रेडी रहना है कि अनसर्टेनिटीज आएंगी ही, अननोन चीज़ें प्रकट होंगी। जो फट सकता है वो फटेगा। वरना तो देखिए हमारे लिए बहुत मुश्किल था सोचना कि ब्रोकर का अटैक भी हो सकता है कभी। ये बात भी बड़ी मुश्किल थी कहना कि अच्छा क्या फिर से अटैक होगा कि नहीं होगा। पर वो सब आपके हाथ में नहीं है। जो आप जैसे बोलते हैं क्रिकेट में ना, कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स। तो जो हमारे हाथ में आप वो बेस्ट करिए, आप अपना बेस्ट करिए और कोशिश करिए एंटिसिपेट करने की। और जैसे आपने पहले बोला, कैलकुलेटेड रिस्क लीजिए, माइंडलेस रिस्क मत लीजिए। बिल्डिंग अ C2C मार्केट प्लेस बहुत टाइम लगता है, ईयर्स लग जाते हैं ट्रस्ट बनाने में, राइट? तो आपका जब आपने स्टार्ट किया, आपके कौन से मेन फ्रिक्शन पॉइंट्स रहे कि यार ये सॉल्व करना पड़ेगा, तभी जाकर के यहाँ पे धंधा बन पाएगा? मैं उदाहरण देता हूँ कि अगर आप से बॉम्बे में रहते हैं तो आप अंधेरी में रहते हैं, और अगर बायर या टेनेंट वो चेंबूर का है, कैसे होगा? तो आपको अपने प्लेटफॉर्म पे एग्जैक्टली सेम लोकेलिटी का ही टेनेंट चाहिए, सेम लोकेलिटी का ही ओनर चाहिए, सेम प्राइस में चाहिए। तो बहुत ही मुश्किल प्रॉब्लम है। आई थिंक जिस तरह लाइफ में मेरा ये मानना है कि जो कंपाउंडिंग है ना, बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है। तो जैसे कंपाउंडिंग का मतलब होता है कि जैसे ब्याज जैसे एक के ऊपर एक कंपाउंड होता है, वैसी नॉलेज कंपाउंड होती है। अगर आप रोज कोई किताब पढ़ रहे हैं, आप रोज कोई पॉडकास्ट देख रहे हैं, तो आपको एहसास नहीं होगा कि 1 दिन, 10 दिन, 100 दिन के बाद आप कितना नॉलेजेबल हो जाएंगे। उसी तरह बिजनेस के अंदर भी है कि आप ये नहीं मान सकते दूसरों का पॉडकास्ट देख के कि अरे भाई आसान है बहुत बिजनेस, हम करेंगे बड़ा हो जाएगा। हर बिजनेस के अंदर बहुत डिफिकल्ट मोमेंट्स आते हैं, लेकिन अगर आप लगे रहें तो रोज जो आपने काम किया, रोज सुबह उठे दुकान खोली, कुछ काम किया, फिर दुकान बंद कर दी, फिर रोज सुबह उठे करा और आपको लगा यार कुछ खास तो हो नहीं रहा, लेकिन अगर आप लगे रहे तो वो इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट बिल्ड होके ना बहुत बड़ा बन जाता है। तो हमने भी ये रियलाइज किया कभी ना कभी ऐसा हो जाएगा कि अगर आपकी सर्विस ठीक है तो कस्टमर को दिखेगा और फिर वो कंपाउंड होगा।
तो बहुत बार वो मेहनत ना थोड़ा वेट करना पड़ता है, पर वो कंपाउंड होती है। ये मैं बहुत ज़्यादा बोलता भी, मैंने पहले भी पॉडकास्ट में बोला है कि कंपाउंडिंग हर चीज़ पे लगता है। नॉलेज पे लगता है, वेल्थ पे लगता है, रेपुटेशन पे लगता है। आप जब चीज़ों में करते रहते हो तो कुछ टाइम बाद लोग आपको रिकॉग्नाइज करते हैं, जबकि वो 10 साल से वो काम कर रहा होगा, बट रिकॉग्निशन नहीं होगी। बट एकदम से लगता है कि यू आर एक्सपर्ट, लोग अब जानने लग गए हैं, लोग तारीफ़ करते हैं। तो किसी भी चीज़ में अगर आप लगे रहो और उस चीज़ पे आप होन करते रहो अपने स्किल्स को, अपने वर्क को, जो नहीं सही चल रहा है वो अगर चेंज करते रहो, तो आपका एक दिन ऐसा आएगा कि ये जो लीनियर पाथ है वो नहीं होगा, आपको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मिलेगी। नहीं नहीं, एकदम आपकी बात सही है, एकदम आपकी बात सही है। नॉलेज, बिजनेस, वेल्थ, रेपुटेशन, हर किसी चीज़ में रोज थोड़ा थोड़ा ट्राई करते रहो और मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये रिपोर्ट भी आया है, सरफेस हुआ कि बेसिकली पोस्ट पेड प्लान आप चालू करने वाले हो प्रीमियम मार्केट्स में, तो एक तरह से आप जब वो रेंटल हो जाएगा देन यू विल चार्ज जस्ट लाइक अ ब्रोकर। तो ये प्लान मतलब ओरिजिनल मिशन जो आपका रहा है, जो चीज़ आप सॉल्व कर रहे थे, उससे थोड़ा डिफरेंट हो रहा है, पिवट हो रहा है, या एक एड ऑन सर्विसेज की तरह आप इसको देख रहे हो? ये एड ऑन सर्विस की तरह ही है, क्योंकि हमको ये बात रियलाइज करना बहुत ज़रूरी है कि हम ये नहीं कर सकते कि एज अ एंटरप्रेन्योर हम लोग घमंड नहीं कर सकते जो हम करना चाह रहे हैं। ओके। बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप कस्टमर के हिसाब से अपने आप को बदलो। तो हम ये बात रियलाइज कर रहे हैं कि मेजॉरिटी कस्टमर्स जो हम ऑफर करते हैं उससे खुश हैं। ओके। तो हमारा जो प्रोडक्ट है, हमारी जो अप्रोच है फ्री में घर को रेंट और सेल करवाने की और प्रीपेड चार्जेस लेने की, वो एकदम सक्सेसफुल है। लेकिन एक स्मॉल परसेंटेज ऑफ कस्टमर्स हैं, 1 या 2% कस्टमर जो कह रहे हैं कि भाई पहले काम होगा तो ही हम देंगे पैसे, चाहे 2 रुपये ज़्यादा ले लो। तो ये फैसिलिटी केवल उन कस्टमर्स के लिए, अगर आपको नहीं चाहिए आप बिल्कुल मत लीजिए। तो नो ब्रोकर का जो इनिशिएटिव है, जो ऑब्जेक्टिव है, वो एकदम ट्रू है और एकदम चल रहा है, अब बढ़िया चल रहा है, हमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है उसमें। हाउ डू यू बैलेंस प्रीमियम कस्टमर मोनेटाइजेशन विद द रिस्क ऑफ जो कस्टमर हैं जो एलिनेट कर जाएंगे अगर कॉस्ट होगा, तो उसको आप बैलेंस कैसे करते हैं? तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ एक। तो जैसे कि आज अगर सपोज को बेलंडूर लोकेलिटी है बेंगलोर में, अब बेलंडूर लोकेलिटी पर 100 ओनर आ गए जिन्होंने अपनी प्रॉपर्टी भाड़े पे देना चाहते हैं। अब उसमें से 2 ओनर ने बोला कि भाई मेरी प्रॉपर्टी टॉप स्लॉट पे दिखा दो, तो मैं उस एडवर्टीजमेंट के पैसे दे दूंगा। तो हम उनको दिखा देते हैं और हम वो चार्जेस ले लेते हैं। उसी चार्जेस से नो ब्रोकर कंपनी चलती है, उसी चार्जेस से हम वो प्लेटफॉर्म रख पाते हैं जिसपे 100 प्रॉपर्टी और आ रही हैं। तो ये जरूर होगा कि वो जो 2 प्रॉपर्टी हैं जो टॉप पर हैं उनको ज़्यादा लोग देखेंगे, वो फीचर्ड रहेगी तो। फीचर्ड रहेंगी, जैसे गूगल ऐड में होता है। लेकिन जो जितनी भी और प्रॉपर्टी हैं, अगर वो प्रॉपर्टी रिलेवेंट है तो वो प्रॉपर्टी भी जाती है भाड़े पे। क्यों नहीं जाएंगी? वो कस्टमर को चाहिए ही। उस लोकेलिटी में केवल 2 भाड़े की डील थोड़ी होंगी डील तो 100 होनी है। तो ये एड ऑन सर्विसेज हैं जो कुछ कस्टमर्स की लाइफ बेटर करती हैं और नो ब्रोकर बिजनेस रन करती हैं। कितने फ्री आप देते हो कॉन्टैक्ट्स किसी को जिसको लेना है? तो हमने ये देखा है कि टिपिकली अगर आपको रेंट का घर लेना है तो लोग 3 से 5 घर देखते हैं मैक्सिमम, और अगर आपने प्रॉपर्टी की फोटो डाल रखी है पहले से तो लोग 5 घर भी नहीं देखते, क्योंकि लोग फोटो देखकर ही रिजेक्ट कर देते हैं और 2 या 3 विजिट में वो लोग अपना काम कर लेते हैं। तो हमने ये एहसास किया कि 9 कॉन्टैक्ट मोर देन सफिशिएंट है फ्री में देने के लिए। फ्री में देने के लिए, क्योंकि हमने देखा कोई भी आदमी 9 घर नहीं देखता भाड़े के लिए। हमारी इतनी बातें हुई डिजिटल ब्रोकर की और उसकी, 9 को हमने कम नहीं किया, 10 साल हो गए, 9 वैसा का वैसा ही है। इसलिए आज भी 90% कस्टमर नो ब्रोकर पे आते हैं, यूज करते हैं फ्री में, क्योंकि 9 बहुत बड़ा नंबर, 9 इन अ मंथ। 9 ओवरऑल। लेकिन वो लाइफ टाइम में तो 10 बार चेंज करेगा घर। कुछ लोग पहले वाइफ ने कर लिया, फिर हस्बैंड ने कर लिया, कुछ साल कर लिया, पर अगर आपने कुछ साल यूज कर लिया तो फिर अब आप दे दीजिए आप दे पैसे, दीजिए क्योंकि पैसे, हाँ। जो बाकी कस्टमर्स हैं उनको कौन सर्विस करेगा। ये जो आपने डिफरेंट नो ब्रोकरहुड और जितनी चीज़ें बनाई है, इसका स्प्लिट क्या है? मतलब कितना परसेंटेज आपकी रेवेन्यू लेट्स से नो ब्रोकरहुड से आती है, कितनी आपके रेंटिंग से आती है? आप आई थिंक फ्लैट सेल करने वाला भी नो ब्रोकरेज वाला करते हो, तो हर एक सर्विसेज एक स्प्लिट बताइए। तो देखिए, मोटा मोटा जो स्प्लिट है वो ये है कि एक बड़ा परसेंटेज 40 to 50% तो आता है हमारे कोर रियल एस्टेट से, जो ओनर, टेनेंट, बायर, सेलर है। फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है हमारी होम सर्विसेज, पैकर, मूवर, नो ब्रोकरहुड, सब कुछ कंबाइंड। और आखिर का 20-25% आता है हमारी फाइनेंशियल सर्विसेज से, जिसके अंदर रेंट पेमेंट आता है, जिसके अंदर होम लोन आता है, वो हमारी फाइनेंशियल सर्विसेज वाली बिजनेस है। तो
अभी हमने ये मल्टीपल, ये बेसिकली 3 मेन हमारे कैटेगरीज। अभी कुछ लीगल टसल आपका हुआ था माईगेट के साथ ओवर डेटा कंसर्न्स एंड एवरीथिंग, तो आप ऐसे में नेविगेट कैसे करते हो अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ जब ऐसा कुछ सिचुएशन होता है? तो अब ऐसे केस के अंदर आप यही कर सकते हैं कि आप डायलॉग ओपन रखें, तो वही हमने डायलॉग ओपन रखा, और उसके बाद कुछ समय के बाद ये एहसास हुआ दोनों पार्टीज को कि इसके अंदर इसको एमिकेबली रिजॉल्व कर लेना चाहिए, तो हमने कर लिया। बेसिकली अगर सॉफ्टवेयर्स बोलें तो आपके ज़्यादा वेबसाइट के थ्रू होता है या ऐप के थ्रू ही ज़्यादा करते हैं? देखिए, कस्टमर्स का बिहेवियर चेंज हुआ है पिछले कुछ सालों में। आप विश्वास नहीं करोगे, शुरुआत में तो हमें लगा था कि ऐप क्यों चाहिए। आज से 10-11 साल को बहुत बड़ी बात नहीं होती बाय द वे, करेक्ट। पर 10-11 साल पहले हमें लगा था कि यार ऐप तो लोग डाउनलोड ही नहीं करते, ऐप में डाउनलोड करके तो लोग मेमोरी देखते हैं, कितनी मेमोरी खर्च हुई, छोटे फोन आते थे तब। करेक्ट। और लेकिन आज अगर आप देखिए तो 2/3 ट्रैफिक जो है वो ऐप पर आता है और 1/3 बेसिकली वेब पे आता है। तो कस्टमर्स ऐप पर मूव हो गए मोटा मोटी। क्रिटिक्स क्लेम कि जो नो ब्रोकर का ऐप है वो कॉम्पिटिटर्स को एज आउट करता है, नो ब्रोकर हुड वाला जो पार्ट है, कि आपको बेसिकली आप अपने प्रोडक्ट सर्विसेज ज़्यादा दिखाते हो। फॉर एग्जांपल किसी और कंपनी का भी ऐसा होता है। नो ब्रोकरहुड एक अलग ऐप है, जिन्होंने बोला है शायद उनको थोड़ा कंफ्यूजन है इसमें। नो ब्रोकर का ऐप अलग है और नो ब्रोकरहुड का ऐप कंप्लीटली अलग है। वो सोसाइटी मैनेजमेंट जो ऐप है। और नो ब्रोकरहुड ऐप पर हम ब्रांड्स का एडवर्टीजमेंट दिखाते हैं और अपनी सर्विसेज का दिखाते हैं। तो ये तो बहुत ही लॉजिकल है कि अगर आपको ये नहीं लगता, हमें अगर ये भी फील ना हो कि वो ऐप इतना अच्छा है कि हम अपनी सर्विसेज दिखाएं, तो बड़ा अन्याय होगा कि हम ब्रांड से पैसा ले लें। बहुत सारे सर्विसेज आप दे रहे हो, तो आप क्या फुल स्टैक होम सर्विसेज बनाना चाहते हो कंपनी? देखिए, जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ऑब्जेक्टिव ये है कि कस्टमर की वन स्टॉप शॉप बन जाए। तो ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि हम कोई एक और दूसरी कंपनी बन जाए। ऑब्जेक्टिव ये है कि भाई अगर आप ये कस्टमर, तो आपको घर में जो भी चाहिए वो हम करवा सकें। तो हमने हमेशा वैसे सोचा है कि अच्छा प्लॉट्स आपको करने, प्लॉट कर लेते हैं, अच्छा आपको कमर्शियल करना, कमर्शियल कर लेते हैं, आपको पेइंग गेस्ट के लिए आपको अगर चाहिए प्रॉपर्टी तो वो डाल देते हैं। ऑब्जेक्टिव चाह रहा है कि हम वन स्टॉप शॉप बन जाए, तो उसी की तरफ है डायरेक्शन। यू हैव रेज $316 मिलियन फंडिंग, राइट? एंड आपने फिर गूगल को वेलकम किया एज अ पार्टनर। अगला स्ट्रैटेजिक माइलस्टोन क्या है नो ब्रोकर के लिए? बेसिकली आपके इसमें आगे आप क्या ऐसे स्ट्रैटेजिक माइलस्टोन्स अचीव करना चाह रहे हो? अब ऑब्जेक्टिव ये है कि अब हम और पैसा नहीं उठाना चाहेंगे। अब ऑब्जेक्टिव ये है कि भाई हम अब प्रॉफिटेबल हों। तो अब पूरा जोर शोर जो लगा हुआ है वो प्रॉफिट की तरफ ही लगा हुआ है कि हमें भाई फाइनली बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिटेबल होना। तो पूरा जोर है कि हम लोग प्रॉफिटेबल हों और उसके बाद फिर हम 1-2 साल के बाद हम आईपीओ करें। तो अभी मतलब कहाँ, किस जर्नी पे आप कहाँ हो प्रॉफिटेबल बनने के लिए? आपको क्या लगता है कितना टाइम? तो हमें लगता है कि हम अगले 1 से सवा साल में प्रॉफिटेबल बन जाएंगे। और इस स्केल पे प्रॉफिटेबल, और आपको क्या लगता है मार्जिन कितना होगा इसमें? ऐसे बिजनेस में कितना मार्जिन होता है? देखिए, लॉन्ग टर्म में तो हमारा ग्रॉस मार्जिन करीब 50% होना चाहिए, क्योंकि कोई खास कॉस्ट है नहीं इसके अंदर। जैसे मैंने आपको बोला, हम घर ढूंढ के तो डालते नहीं हैं, ना फोटो हमारी है ना वो कॉन्टैक्ट हम कर रहे हैं, हम तो प्लेटफॉर्म है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जब आप एक कंपनी बिल्ड करते हो तो आप बहुत सारी फिक्स कॉस्ट इकट्ठी कर लेते हो। तो मुझे यही लग रहा है कि जैसे ही हम लोग प्रॉफिटेबल हो जाएंगे तो उसके ऊपर का जो रेवेन्यू है वो ज़्यादातर प्रॉफिट में ही फ्लो करेगा। तो मार्जिन हमारे बहुत हाई होने चाहिए। अभी मेन मार्केटिंग में ज़्यादा खर्च हुआ, राइट? नहीं, अभी सभी चीज़ों की तरफ खर्च होता है, मार्केटिंग में भी खर्च होता है, टेक्नोलॉजी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें इन्वेस्टमेंट उसके अंदर खर्च होता है। फिर ये बड़ा ज़रूरी है कि जो हम सर्विस दे रहे हैं उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी हो, तो ट्रेनिंग में बहुत खर्चा होता है। लोगों का कभी भी फ़ोन आए, उनको कोई समस्या हो तो हम वो फ़ोन उठा के समस्या दूर कर पाएँ, तो कॉल सेंटर के अंदर इन्वेस्टमेंट बहुत होता है। पर ऑब्जेक्टिव पूरा यही है कस्टमर काम हो जाए। भाई कस्टमर बोल रहा है मुझे मतलब नहीं तुम कहाँ खर्चा कर रहे हो, मैं आया प्लेटफॉर्म, मेरा काम होना चाहिए। रेंटल लॉ और रजिस्ट्रेशन, ये सब में काफ़ी कुछ रेगुलेटरी चीज़ें इंडिया में काफ़ी ज़्यादा है। तो आपको क्या लगता है आगे जाके ये प्रॉपटेक बिजनेस में जितना रेगुलेशन है ये ईज आउट होगा या फिर ये थोड़ा डिफिकल्टी रहेगा? देखिए, मुझे लगता है कि जिस रियल एस्टेट इंडस्ट्री को अगर आप कहीं से भी बात करें, आप किसी भी पेरेंट से पूछें कि भाई अपने बच्चे को भेजना चाहते हो रियल एस्टेट इंडस्ट्री में, तो ज़्यादा आंसर पॉजिटिव तो आता नहीं आएगा। तो मैं तो कहता हूँ, अगर आप देखिए तो जब से रेरा आया कस्टमर्स का बहुत भला हुआ है। हाँ, क्योंकि जब कोई रिजर्वेशन, कोई रेगुलेशन नहीं था तो बहुत ही रैंडम चीटिंग बहुत होती थी, हाँ, frauds बिल्डर्स बहुत होते आते थे, फ्रॉड बहुत होते थे, कस्टमर्स का बहुत पैसा अटका है। तो मेरे ख्याल से तो कुछ हद तक का अच्छा रेगुलेशन बहुत अच्छा है इस इंडस्ट्री के लिए।
अभी भी जो रेंट से कंसर्न जो लॉ आया था जिसमें कंपलसरी हुआ है कि भाई रेंटल एग्रीमेंट बनाओ, वो अभी भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, जबकि वो लोकसभा वगैरह में पास हो गया है, लेकिन वो स्टेट लेवल पर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। तो मुझे लगता है कि देखिए इम्पॉर्टेंट ये कस्टमर इस इंडस्ट्री में ट्रस्ट बढ़े। हाँ, हम लोग नो ब्रोकर में टेक्नोलॉजी की मदद से ट्रस्ट बढ़ा रहे हैं, पर आने वाले सालों में ऐसे रेगुलेशन जो कस्टमर की लाइफ आसान करे वो आने चाहिए। मैंने एक पॉडकास्ट किया था, वो फाउंडर ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी इन रियल स्टेट पे काम करते हैं। कन्वर्स स्पेसेस नाम है उनके, को फाउंडर के साथ किया था। तो आपको क्या लगता है AR VR वगैरह से जो लुक एंड फील ऑफ द प्लेटफॉर्म है, जो फोटोज के थ्रू देखते हैं, उसको बढ़ाना चाहिए? आप कुछ सोच रहे हो इस बारे में? तो देखिए इसके अंदर हमारे हमारे दो व्यूज़ हैं। एक व्यू हमारा ये है कि देखिए जो प्रॉपर्टी बन चुकी है उसके अंदर प्रॉपर्टी की फोटोज़ को चमकाना, सुंदर बनाना, कि मैं अगेंस्ट हूँ। अच्छा। मैं अगेंस्ट इसलिए हूँ क्योंकि जब वो कस्टमर प्रॉपर्टी देखने आएगा तो उसे रियल प्रॉपर्टी दिखेगी। उसे दिखेगा कि कहीं पे टेनेंट का तौलिया सूख रहा है, यहाँ पर बालकनी ऐसी है, यहाँ गंदा है, यहाँ अच्छा है। तो आप फोटोज़ को बहुत सुंदर बनाकर AI की मदद से आप उसको गलत इंप्रेशन दे रहे हैं। शायद आप कह सकते हैं फूल भी करना चाह रहे हैं आप, और उसका आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। जब वो आएगा देख ही लेगा वो, तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो मुझे लगता है कि जो रियल प्रॉपर्टीज़ जो रियल हैं उसके अंदर रियल फोटोज़ ही होनी चाहिए, रियल वीडियोज़ होनी चाहिए, ताकि कस्टमर को सच दिखाई दे। हाँ, कहाँ ज़रूरत आती है AR VR की? उन जगह पे जहाँ पे कुछ है ही नहीं। सेलिंग करना हो नया फ्लैट्स। आप मान लीजिए कि आपने कल गड्ढा खोदा है, उस वक्त बिल्डर के दिमाग में एक विजन है कि भाई ऐसा दिखाई देगा, उसको वो विजन दिखाना है तो दिखाना चाहिए VR से, ताकि कस्टमर भी समझ पाए कि अच्छा भाई ये विजन है, ऐसा दिखेगा, और फिर वो डॉक्यूमेंट के थ्रू होल्ड करे बिल्डर को कि भाई ये विजन मुझे सेम चाहिए जो तुमने मुझे दिखाया। तो वहाँ पर मुझे लगता है कि AR VR का बहुत फ़ायदा है। तो आप फ्लैट सेल भी करवाते हो, हाँ राइट? जी। उस वाले सेगमेंट में बिल्डर्स डालते हैं डायरेक्टली? हाँ हाँ, जिन काम करते हैं बिल्डर के साथ वो बिल्कुल डालते हैं और हेल्प करते हैं। तो मेरा क्वेश्चन उसी के लिए था एक्चुअली, रेंटल हाँ। वाले के नहीं था। कि फ्लैट अगर किसी को सेल करना है, बिल्डर ने डाला कि यार मेरे 10 यूनिट्स हैं, 100 यूनिट्स हैं और ये रहा है, और प्रॉपर्टी इन मेकिंग है, वो भी आप कर रहे हो? नॉट जस्ट रेडीमेड फ्लैट्स बट द अनकंस्ट्रक्शन फ्लैट्स Yes, आल्सो। yes. तो उसमें फोटोज वगैरह तो क्या वो उसी से दे पाएगा AR VR? करेक्ट करेक्ट। तो उसके अंदर हम लोग फ्लोर प्लान डालते हैं। आजकल बहुत ही AI जनरेटेड फोटोज आती हैं जिससे कि दिखता है कैसा लगेगा, कैसा बनेगा? और वीडियोस भी आते हैं, तो वो बिल्कुल हम लोग यूज़ करते हैं और बहुत ज़रूरी है भाई, कस्टमर समझ पाए कि भाई मुझे क्या मिलने वाला है। आपने प्रॉपर्टी मैचिंग के थ्रू ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का ट्राई किया। आपका प्राइसिंग मैकेनिज्म भी है जिससे आप एक बताते हो। तो हाउ डू यू इंश्योर कि ये जो प्राइसिंग दिखा रहे हैं, जो लोग भी लेना चाह रहे हैं, वो सही रहे, मतलब बैलेंस्ड प्राइसिंग हो जो एग्जैक्टली मैच करती हो उस इंडस्ट्री, उस एरिया के? तो देखिए ये तो पूरा टेक्नोलॉजी का ही खेल है कि अगर मैं किसी लोकेलिटी में देख रहा हूँ तो उस लोकेलिटी में, देखिए रियल एस्टेट में दिक्कत ये है कि जैसे आप अमेज़ॉन पे चाहें और आप कोई सामान ऑर्डर करें, तो वो सामान का एक MRP है, एक प्राइस है जो कि कंपनी ने निकाला है। और अगर आप बिस्कुट ऑर्डर कर रहे हैं, 2 बिस्कुट के पैकेट एकदम आइडेंटिकल हैं, सेम है। लेकिन रियल एस्टेट के अंदर एक ही बिल्डिंग में 2 घरों का अलग अलग दाम होता है। एक गार्डन फेसिंग है, एक स्विमिंग पूल फेसिंग है, एक वास्तु में ऐसा है, एक वास्तु में वैसा है। तो रियल एस्टेट के अंदर आप बातचीत से इसको सॉल्व नहीं कर सकते, इसको टेक्नोलॉजी सॉल्व कर सकती है। तो जो हमने बनाया एल्गोरिदम, वो एल्गोरिदम टेक्नोलॉजी बेस्ड है कि अच्छा चूंकि हम 11 साल से प्रॉपर्टी ले रहे हैं, खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, भाड़े पे दे रहे हैं, रेंट पे दे रहे हैं, तो हमारे पास वो सारा डेटा है कि किस प्राइस पे प्रॉपर्टी क्लोज हो रही है। वो डेटा इंडिया में किसी के पास भी नहीं है, हमारे पास भी सालों से बना है वो डेटा। वही डेटा फीड होता है और वही डेटा वो प्रेडिक्शन करता है। आपने फिलीपींस में भी एक पायलट किया था, तो आपका आगे क्या है, इंटरनेशनल जाने का प्लान है या ज़्यादा फोकस है कि अब Tier 2 Tier 3 सिटीज़ जैसे आप बोल रहे थे वो रहे? आगे क्या सोच रहे हो? तो एक तो आपने रिसर्च बहुत धकड़ करी है क्योंकि बहुत कम लोगों को पता है। तो फिलीपींस में हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था आज से बहुत साल पहले, और उसका ऑब्जेक्टिव केवल ये चेक करना था कि अगर हम केवल एक प्लेटफॉर्म बनाएं तो क्या उसकी डिमांड इंडिया के बाहर है। उसके बाद फिर हमने उसे बंद कर दिया, और वो बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट रहा। तो ये बात तो हमें पता है कि साउथ ईस्ट एशिया में, दुबई में, मिडल ईस्ट में बहुत जगह सिमिलर कस्टमर प्रॉब्लम है जहाँ पे ब्रोकरेज बहुत हाई देना पड़ रहा है। लेकिन और हमने उसकी वजह से दुबई भी लॉन्च किया। दुबई में नो ब्रोकर नहीं किया, पर नो ब्रोकर हुड किया और बिल्डर की प्रॉपर्टीज़ वाला किया। लेकिन इंडिया इतना बड़ा देश है और इतना डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम है सॉल्व करना
कि अभी आने वाले सालों में तो केवल इंडिया पे ही फोकस है। हाँ, तो रियल स्टेट जो है एक बहुत बड़ा इंट्रेंच्ड मार्केट है इंडिया में। तो अगर ग्लोबल लेवल पे आपको ये सक्सेस लेना हो तो आगे क्या प्लान्स आपको लगता है कि सही हो गए, किस वे में इसको डिसरप्ट कर सकते हो इंडिया में और बाहर? तो देखिए, इंडिया में तो जो हम लोग कर रहे हैं हमें उसे ही और डीपर करना है। बाहर का मैं आपको ये बोलूँगा कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि अच्छा कोई चीज़ यहाँ हिट हो गई अगर, तो बाहर भी हिट हो जाएगी। ये इतना इजी कॉपी पेस्ट नहीं है। और बहुत सारी और इंडियन स्टार्टअप्स ने भी जिन्होंने बाहर वेंचर किया, उनको काफ़ी तकलीफ हुई। आसान नहीं है दूसरे कंट्री में। मेरा मानना ये है कि अगर आप इंडिया के बाहर कुछ और कर रहे हैं तो आप उसको फ्रेश देखिए। आप उन कस्टमर को भी फ्रेश देखिए, प्रॉब्लम को भी फ्रेश देखिए, अप्रोच को भी फ्रेश देखिए, और एक नई कंपनी समझ के करिए। अगर आप इस घोड़े पे सवार रहेंगे कि हाय मैं तो अपनी कंपनी इंडिया में बना दी, अब तो मैं दूसरा देश फतह कर लूँगा, तो बहुत मुँह की खानी पड़ेगी। आपको वापस पूरी ह्यूमिलिटी के साथ वो कंट्री समझना पड़ेगा, कस्टमर समझने पड़ेंगे और फिर से वैसे ही स्टार्ट करना पड़ेगा। ऑफ कोर्स इंडिया में बिल्कुल डिफरेंट मार्केट है रैदर देन और कोई भी मार्केट से अगर कंपैरिजन करें, बहुत कॉम्प्लेक्स है इंडिया। लेकिन मेरे को लगता है कि इंडिया में जो सक्सेस अगर आप ले लोगे तो अगर उस चीज़ को रेप्लिकेट करना चाहो विथ लर्निंग, वो ज़्यादा इजी पड़ता है रैदर देन किसी ने यूएस और कहीं और बनाया है और फिर इंडिया में आता है तो वहाँ पे बड़ी बड़ी इंटरनेशनल कंपनी खराब हो गई यहाँ पे इंडिया में आके। नहीं, ये बात आपकी एकदम सही है, बिकॉज इंडिया डाइवर्स और Diverse है। कॉम्प्लेक्स है और इंडिया में लोग वैल्यू कॉन्शियस हैं, तो आराम से पैसा देते नहीं हैं, तो ठोक पीट के आपके सर्विस को एकदम बढ़िया कर देते हैं। उसके कंपैरिजन में और कंट्रीज में टिकट साइज हाइयर है। आप इंडिया में कोडिंग कर रहे हो, इंडिया में कुछ बना रहे हो, और यूएस का टिकट साइज है, यूएस के डॉलर में कन्वर्ट होके पैसे मिल रहे हैं। और वहाँ विलिंग पावर भी लोगों के ज़्यादा है आपको पैसा देने में, वो घबराते नहीं है, वो पहले दे के टेस्ट करना चाहते हाँ, तो ये देखिए कुछ एडवांटेज तो है ही कि जो डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं उनमें ट्रस्ट फैक्टर ज़्यादा है, उनमें मार्केट साइज बहुत बड़ा है, और उनके अंदर जो टोटल आप रेवेन्यू कमा सकते हैं उसका पोटेंशियल बहुत बड़ा है। तो वो बात तो सही है। हैं। एज अ फाउंडर आपके क्या टॉप 3 मिस्टेक्स थे जो आपने अर्ली डेज में किए? मैंने अच्छे एचआर और फाइनेंस के लोग थोड़े लेट में लिए, ओके। तो वो मेरे ख्याल से वो, पर जल्दी मैंने सॉल्व कर ली वो प्रॉब्लम अपने लिए। तो वो मैंने, तो उस पर मेरा लोगों को कहना यही रहेगा कि अच्छा एचआर, अच्छा फाइनेंस का पर्सन, अच्छा लॉयर, ये सब अच्छा सीए, ये सब प्रोफेशनल फील्ड्स में एक्सपर्ट्स को लीजिए, इसके अंदर कंजूसी मत करिए। दूसरा, आई थिंक एक मिस्टेक जो हमने डिस्कस करी वो ये है कि फुली शायद जॉब नहीं छोड़नी चाहिए। अगर हो सके तो जॉब के साथ आप करेंगे तो थोड़ा सा मेरे ख्याल से बेटर रहेगा। थर्ड, अगर आप पूछे तो शायद ये है कि हर जनरेशन एंटरप्रेन्योर की तरह मेरे लिए भी बहुत डिफ़िकल्ट होता था किसी को निकालना, क्योंकि आपने हायर तो कर लिया, अगर किसी ने अच्छा नहीं किया तो उसको जाने बोलना मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता बहुत था। टफ डिसीजन होता है फायर हाँ। करना किसी को। लेकिन फिर मैंने वो एहसास किया कि इसके अंदर जितना ट्रांसपेरेंट रहो, जितना ऑनेस्ट रहो, उतना बेटर है। सामने वाले बंदे को बता दो भाई देखो नहीं वर्कआउट कर रहा है, ये नंबर करना है, आप कर नहीं पा रहे हो, क्योंकि वरना उसका करियर भी खराब होगा और आपका बिजनेस भी खराब होगा। पर ये काफ़ी टफ था ये सीखना और ये करना, पर आज भी टफ है। वो इसलिए भी क्योंकि आप अपनी ज़िंदगी में फाइनाइट पीपल से मिलने वाले हैं। आज आप और मैं बैठ रहे हैं, मैं ऐसे फाइनाइट पीपल को ही मिलूंगा और फिर यहाँ से निकल जाऊंगा, राइट? तो हम चाहते हैं एक ह्यूमन कनेक्ट होता है, हम चाहते हैं वैल्यू ऐड करना, हम चाहते हैं एक दूसरे को इम्प्रेस करना। ये सारी चीज़ों में एक इमोशन इन्वॉल्व होता है। करेक्ट। और उस वजह से किसी के साथ अगर क्लोजली काम किया है तो एक टच रहता है, चाहे कैसा भी हो, तो उसको ह्यूमन साइड में लेट गो करना बहुत मुश्किल होता है। हाँ हाँ बिल्कुल। और उसको रैशनली ही फीडबैक के थ्रू रैशनली ही समझ करके उस पर थोड़ा सा काम करना पड़ता है, और ओवरऑल टाइम बेसिस पे लर्निंग आती है, तब समझ में आता है कि हाँ यार इसको उस बेसिस पे ही रखे तो ज़्यादा बेटर है। नहीं सही बात है। आपका जो अपने फाउंडर्स को फाउंडर्स के साथ में रिलेशनशिप है, ये ओवर द ईयर्स कैसे हुआ? मतलब क्योंकि मल्टीपल जब को फाउंडर्स होते हैं तो देयर कैन बी एग्रीमेंट्स, डिसएग्रीमेंट्स, तो मुझे थोड़ा उसके बारे में भी जानना है आपसे कि मतलब आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस क्या रहा है? तो देखिए फ़ायदा क्या होता है मल्टीपल को फाउंडर का, कि आप अकेले फील नहीं करते हैं। आपको लगता है कोई परेशानी हो तो आप शेयर कर सकते हैं। मान लीजिए जैसे हमारे साथ हुआ है, कंपनी में 10-11 महीने के पैसे बचे हैं, रिस्क हो गया बहुत ज़्यादा। अब ऐसे में आप अपने टीममेट से बोलेंगे तो वो भी घबरा जाएंगे, तो आप बुरी न्यूज़ तो आपस में ही डिस्कस करना चाहते हैं। तो आई थिंक मल्टीपल को फाउंडर का फ़ायदा ये है कि आपको लोनली फील नहीं होगा। कठिन समय में आप एक दूसरे को बेसिकली आप साथ दे सकते हैं। और जहाँ तक एग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट की बात है, तो हमने शुरुआत से ये बहुत क्लियर कर लिया आपस में कि एक आदमी टेक्नोलॉजी देखेगा, एक आदमी मार्केटिंग देखेगा, एक आदमी
सेल्स देखेगा। तो फिर हम लोगों ने उसी से अपना जो है और स्ट्रैटेजिक डिसीजन साथ में लेंगे, तो उसकी वजह से हमें बहुत आसानी हुई और अपना अपना काम बहुत अच्छे से कर पाए। आप क्या देखते थे? मैं ऑपरेशंस और सेल्स। और आपके दो फाउंडर्स कौन कौन क्या क्या देखते हैं? अखिल देखता है टेक्नोलॉजी और सौरभ देखता है मार्केटिंग। और मतलब स्टार्ट से ही तीनों साथ में थे, दोनों तीनों को फाउंडर एज स्टार्ट हुए या बाद में ज्वाइन किया लोगों ने? तो अखिल सौरभ ने स्टार्ट किया इसको 2013 में और मैंने कुछ महीनों के बाद ज्वाइन किया 14। और मतलब इक्विटी स्प्लिट ऐसे तीनों को बराबर रखा कि डिफरेंट? माइनर डिफरेंस है पर ऑलमोस्ट हम तीनों का सेम। तो ओवरऑल टॉप 3 लर्निंग्स आपकी क्या रही है जो आप ऑडियंस को बताना चाहोगे किस संदर्भ में? स्टार्टअप क्रिएट करने के संदर्भ में? तो देखिए, लर्निंग्स ना अलग अलग फेज की अलग अलग होती है। जब आप स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको चाहिए बहुत हाई लेवल ऑफ पैशन और पागलपन, क्योंकि तब आप ज़्यादा सोचोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। अगर आप कुछ नया करना चाह रहे हो तो आपको बस ये इंश्योर करना है कस्टमर चीज़ चाहता है कि नहीं आपकी, और फिर आपको जुनून चाहिए। और आप सब कुछ सुनो मत, आप जो लोग आपके नेगेटिव बात करते हैं उनसे बात ही करना बंद कर दो कुछ दिनों के लिए। तो शुरुआती जो एंटरप्रेन्योर है उसको तो मैं एडवाइस ये दूंगा कि कस्टमर की बात सुनो और किसी की मत सुनो। और एक पागलपन और जुनून तो आपको चाहिए, क्योंकि आप रोज रोज सवाल करोगे चलेगा इन चलेगा 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 तो कोई इसका जवाब किसी के पास नहीं है। तो पहला तो मैं बेसिकली ये बोलूँगा। फिर जब कंपनी आपकी थोड़ी आगे बढ़ जाती है तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि फिर आप टीम पे ध्यान दो, स्केलिंग अप पे ध्यान दो, कि जो चीज़ें आपने पहले करी वो सेम वर्कआउट नहीं होंगी स्केल करने के लिए। फिर आपको ज़्यादा मेथड, ज़्यादा प्रोसेस, ज़्यादा स्ट्रक्चर, ज़्यादा सोचना पड़ेगा। और थर्ड वाली जो स्टेज जैसे कि हमारी स्टेज है प्रॉफिटेबिलिटी की सबकी, उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है कि टीम बहुत सॉलिड हो, आप अच्छे लोगों को अट्रैक्ट कर पाओ, अच्छे लोगों से अच्छा बिहेव कर पाओ ताकि वो आपके साथ रहें। तब ये एहसास करना कि भाई आप नहीं हो सब कुछ, आप बहुत ही छोटा कंपोनेंट हो कंपनी के, और आप पीछे हटो, बेहतर लोगों को काम करने दो, उन लोगों को इंडिपेंडेंस दो। तो जिस तरह से कंपनी चेंज होती है, अगर फाउंडर चेंज नहीं होगा तो भी बहुत दिक्कत है। तो फाउंडर की भी लर्निंग अलग अलग है और उसको भी चेंज होना बहुत जरूरी है। वो लगता भी है 0 to 1 के लोग अलग होते हैं, 1 to 10x के अलग होते हैं, और 10x to 1000x वाले बिल्कुल डिफरेंट माइंडसेट के होंगे। या तो आप इवॉल्व होगे, करना ही पड़ेगा, और नहीं तो वो हो नहीं पाएगा, या फिर आपको वैसे लोग लाने पड़ेंगे जो उस स्टेज पे आपको हेल्प करे। नहीं, बिल्कुल आप एकदम सही बोल रहे हो। और हमने भी अपनी टीम में देखा कि जो लोग 0 to 1 में बहुत अच्छे थे उनमें से कई लोग 1 to 10 नहीं कर पाए। कई लोग ऐसे जिनको जुगाड़ की आदत है, जो जुगाड़ में बहुत अच्छे हैं, उनको सिस्टम प्रोसेस में नहीं मजा आता है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको इंट्यूशन में खेलने में अच्छा लगता है तो डेटा उन्हें पसंद ही नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको भी डेटा में ही मजा आता है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप भी समझो कि आपकी स्ट्रेंथ कहाँ है। एज अ फाउंडर ऑल्सो हो सकता है कि आपकी स्ट्रेंथ सब चीज़ों में ना हो, तो फिर आप ऐसे लोग लेके आओ जो आपको फुलफिल कर सकें, आपकी वो कमी पूरी कर सकें। तो 11 साल में जो ये डिफरेंट स्टेजेस आपने देखी, सबसे बड़ा आपका इवोल्यूशन क्या रहा आपका एज अ पर्सनल मैं बोलूँ तो? आई थिंक सबसे बड़ा इवोल्यूशन यही रहा कि बहुत अच्छी टीम बनाए। क्योंकि जब मैंने शुरू किया, जब मैं जॉब भी करता था, तो मेरे पास मेनली मैं इंडिविजुअल कंसल्टेंट ही था, या टीम होती थी तो 4 लोगों की, बिकॉज कंसल्टिंग टीम बहुत ही छोटी टाइट होती हैं। और जब मैं स्ट्रैटेजी हेड था तो मैं अकेला पर्सन था जो कि सीईओ को रिपोर्ट करता था, तो भी कोई ऐसी टीम नहीं थी। तो सबसे बड़ी लर्निंग यही रही है टीम बनाने की। अच्छे लोग हायर करो, उनको बहुत इंडिपेंडेंस दो, माइक्रो मैनेजमेंट बिल्कुल भी मत करो, और जेन्युइनली अपनी टीम के बारे में अच्छा सोचो। तो जो टीम वाला पार्ट है ना, मुझे लगता है वो सबसे अंडरस्टेटेड पार्ट है। बहुत बार फाउंडर का आप पॉडकास्ट लेते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, लगता है फाउंडर ही सब कुछ है, इसका ये आइडिया फंडू था, इसने बड़ा कर लिया और यही सब कुछ है। पर ऐसा नहीं है। जो कंपनी बड़ी हुई है उसके अंदर फाउंडर का रोल कम है, उसके नीचे की टीम का रोल बहुत ज़्यादा है। करेक्ट। तो मुझे लगता है कि ये टीम, अच्छे लोग अट्रैक्ट करना, अच्छी कल्चर अपनी टीम में करना बहुत ही क्रिटिकल है। हम अपने पॉडकास्ट के थ्रू बहुत सारे जॉब्स अपने जनता को देना चाहते हैं कि सिर्फ ज्ञान नहीं बांटा जा रहा है उस इंडस्ट्री का, उस फाउंडर से, बट उनको जॉब्स भी दी जा रही है। एक बहुत बड़ा हमारा ख्वाहिश है और हमारे आगे के गोल है, माइलस्टोन है कि हम बहुत सारे लोगों को पॉडकास्ट के थ्रू जॉब्स दे पाए, डायरेक्ट रेफरल दे पाए कंपनीज में। आपकी कंपनीज में कौन कौन से रोल है जो आप हायर कर रहे हो और करते हो, जिसमें हम उनको ये रोल्स, हम जेडीज और सारा कुछ रोल्स डालेंगे पॉडकास्ट पे, और उन पे जो भी एप्लीकेशंस आएंगे हम आपको वो सारा पास ऑन करेंगे फॉर डायरेक्ट प्रोसेसिंग। नहीं तो हमारे कई तरह के रोल अवेलेबल हैं, मैं वो सारे रोल आपको बता दूंगा, तो आप बिल्कुल पॉडकास्ट के एंड में डालिए
और हम बिल्कुल वी लुक फॉरवर्ड टू गेटिंग कैंडिडेट्स। आप वो इंटरव्यूज़ कीजिएगा, जितने ज़्यादा लोगों की हेल्प हो पाए हमको बहुत अच्छा लगेगा। आप फिर भी कुछ रोल्स बताइए जो हम लोगों को हाईलाइट कर पाएँ कि आप जनरली ये हायर करते हो, लेट्स से फुल स्टैक और व्हाटएवर। एक तो टेक्नोलॉजी के में रोल हैं, वो रोल बेसिकली सब तरह के रोल हो सकते हैं। वो ठीक है। डेटा साइंस के भी रोल हैं, वो इंजीनियर्स के भी रोल हैं, फ्रंट एंड बैक एंड के रोल्स हैं। फिर हमारे पास कुछ मार्केटिंग के रोल्स भी निकल सकते हैं। मुझे चेक करना पड़ेगा अभी हमारी क्या अवेलेबिलिटी है। तो हम डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, एसईओ करते हैं, हम बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर हमारे रूल्स आते हैं। फिर जो हमारा बिजनेस है और ऑपरेशंस है उसके अंदर हमारा बहुत बड़ा कॉन्टैक्ट सेंटर है। उसके अंदर सीनियर से लेकर जूनियर रोल अवेलेबल है। जूनियर रोल ये हैं कि आप आइए, आप कॉन्टैक्ट सेंटर पर्सन बनिए, हमारे कस्टमर्स की हेल्प करिए। वो वाले रोल वर्क फ्रॉम होम भी अवेलेबल हैं। तो अगर आप जम्मू कश्मीर में हैं, आप नॉर्थ ईस्ट में हैं, वहाँ बैठ कर भी आप वर्क फ्रॉम होम करिए, हमारे कस्टमर से फ़ोन पे बात करिए, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करिए। और लीडरशिप रोल भी हैं ऑपरेशंस के अंदर। सो ये बीपीओ रोल्स जो कॉलर्स वाले वो बीपीओ टाइप रोल्स होंगे, राइट? ये सारे रूल्स कॉन्टैक्ट सेंटर रूल्स। कॉन्टैक्ट सेंटर रोल, वो रिमोट रहेंगे। हाँ जी, हाँ जी। बहुत बहुत अच्छी बात की आपने। और ये ऐसा इंडस्ट्री है जिसमें ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी भी है। बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारी कंपनीज ने ट्रस्ट तोड़ा भी है, और उसमें वो माइंडसेट, एक क्लियर माइंडसेट वाला इंसान, और वो उसमें बिल्ड कंपनी बनाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इंडिया को। सो दैट्स रियली नाइस ऑफ यू। तो अभी आपने जब ये पूरा माइलस्टोन्स की बात की तो मुझे एक आइडिया लगा कि यार, मतलब किसी को अगर खुद के बारे में सोचना है कि मुझे क्या करना है, क्या इम्पैक्ट ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है, या फिर बेसिकली कोई एक मैट्रिक्स देखे कि पैसा कितना बनाए, या कस्टमर कितने जोड़े, या कितनी बड़ी टीम बनाए, तो क्या आदमी सोच रखना चाहिए? देखिए, इसमें कोई सही जवाब आंसर नहीं, गलत जवाब नहीं है। आप सोसाइटी के बारे में सोचिए। क्या पैसा कमाना इंपॉर्टेंट नहीं है? ऑफकोर्स इंपॉर्टेंट है। क्या सोसाइटी का भला करना इंपॉर्टेंट नहीं है? ऑफकोर्स इंपॉर्टेंट है। लेकिन हर आदमी हर चीज़ के लिए नहीं बना है, और हर आदमी का हर चीज़ पैशन हो भी नहीं सकता। तो मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा ये बात कि कुछ ऐसे फाउंडर जो कि मेनली मनी बनाना चाहते हैं वो गलत है। क्या प्रॉब्लम है उसके अंदर? अगर कैपिटलिस्टिक सोसाइटी नहीं रहेगी तो कैसे और आदमी इनकरेज होगा? और डेवलप्ड कंट्री के लिए कहना आसान है डेवलपिंग कंट्री को, कह रहे क्या दिक्कत है, पर डेवलपिंग से पूछो भाई, वो डेवलप बनना चाहता है एक दिन। तो मेरे ख्याल से ना ये सेल्फ जर्नी है। वेल, मैं आपसे लास्ट पार्टिंग थॉट्स चाहूँगा हमारे ऑडियंस के लिए, कि क्या ऐसे कुछ एडवाइस आप चाहते हुए देना चाहोगे कि वो उस पर अमल कर सके, जो भी आपको देख रहे हैं? तो देखिए, मैं ये बात मैं सबसे कहता हूँ, मैं सेम बात आपसे बोलूँगा, गारंटी बोल रहा हूँ मैं आपको कि अगला 20-30 साल बहुत बढ़िया होने वाला है इंडिया के लिए। काउंटर इंट्यूटिव बात है देखिए, क्योंकि हम लोग अपने जीवन में देखते हैं कि हाँ, सुबह निकले, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, ये फ्लाईओवर तक बना नहीं अभी तक, ये गैस मंगाई थी, गैस आई नहीं। हमें अपने यहाँ चारों तरफ बहुत प्रॉब्लम्स दिखती हैं, तो हमें देश पर प्राइड फील नहीं होता, या हमें होता भी हो तो हमें लगता नहीं कि हम बहुत ही प्रोग्रेसिव कंट्री का पार्ट है। लेकिन जो समस्याएं आप देख रहे हैं वही अपॉर्चुनिटी है। आपको टैक्सी नहीं मिल पा रही है, आप वो एक अपॉर्चुनिटी थी जो सॉल्व हो रही है। आपको कुछ मंगाना है, घर का सामान, वो नहीं मिल पा रहा, वो एक अपॉर्चुनिटी बन गई। इस टाइम पर अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो या तो किसी स्टार्टअप को ज्वाइन करिए, या आपका खुद का आइडिया है तो फिर आप थोड़े से पैसे जमा करिए, कैलकुलेटेड रिस्क लीजिए, और अगर आपका कोई आइडिया है, कुछ पैशन है, तो फिर कूद पड़िए, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी हमेशा नहीं रहेगी। जो आपका आइडिया है कल को 2 साल बाद या 6 महीने बाद कोई और ले लेगा। तो अगर आप में कुछ करने का जुनून है तो आने वाले साल बहुत बढ़िया होने वाले हैं। आप एकदम फाइट मारिए। Well, I thank you, Amit, for giving such gracefully your time, as well as इतने सारे insights आपने दिया। मैं एक चीज़ आपको बोलना चाहूँगा, बहुत पॉजिटिव वाइब्स आता है आपसे, ठीक है? ये बहुत कम लोगों के अंदर ये क्वालिटी होती है, भले वो पॉजिटिव इंसान हो, बट वाइब आना एक अलग चीज़ होती है। जैसे आपने मुझे स्टार्टिंग में ही बोला कि जिस तरह के भी क्वेश्चंस पूछ सकते हो आप पूछो, जितने भी टफ सवाल हैं आप पूछो। तो ये बहुत ज़्यादा हमारे जैसे लोग जो रिसर्च करते हैं, जानना चाहते हैं एग्जैक्ट रियलिटी, विदाउट एनी कटिंग कॉर्नर्स, विदाउट एनीथिंग सुगर कोटिंग, तो ये इनेबल करता है, राइट? ताकि हम आपको अफेंड किए बिना हम आपसे सवाल पूछ सकें। तो आपने बहुत इनेबल किया, बहुत पॉजिटिव वाइब्स आया मुझे, और बहुत सारा नॉलेज तो आपने शेयर किया है अपने पिछले 22-23 साल का। सो आई थैंक यू सो मच अमित फॉर कमिंग हेयर, एंड देखते हैं ये आगे कैसे जाता है। थैंक यू वेरी वेरी मच।